तो आगे महीने का खर्चा नहीं चलेगा। बिल्कुल। और अंबानी जी के लिए भी, धीरू भाई के लिए भी ये कहा जाता था कि जब वो कमाते थे तो ताज में चाय पी लेते थे 25 रुपए की, शायद 50 रुपए कमाते थे। ऐसी कई सारी कहानियां हैं। तो ये एटीट्यूड रखना कितना लॉजिकल है और समझदारी का काम है, या फिर अपफ्रंट होके खेलने वाली बातें? नहीं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, बड़ा प्यारा सा है। जैसे मेरे पिताजी मुझसे कहते थे, बेटा कभी ढाबे पे मत बैठना। तो मैं पूछता था क्यों? मेरे जो सबसे बड़े गुरु है मेरे जीवन को, मेरे पिताजी हैं। जो चीजें उन्होंने मुझे सिखाई वो आज इतनी काम आ रही है मुझे। तो मुझसे कहते थे, बेटा कभी ढाबे पे मत बैठना। तो मैं पूछता था क्यों? बोलते ढाबे पे तुम्हें 20 रुपए की दाल मिल जाएगी, 15 रुपए की सब्जी मिल जाएगी और तुम जीवन से संतुष्ट हो जाओगे। और वहां ट्रक खड़े होंगे, ट्रक पे लिखेगा संतोष ही सबसे बड़ा धन है। वहां जो लोग बैठे होंगे वो आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे कि देखो यार इनके घर में ऐसा है, वो बड़ी वाली बहू इनकी भाग गई है और इनका लड़का जो है बड़ा नशेड़ी है, नशा करता है। बोले कुछ मिलेगा नहीं। मैंने कहा फिर? बोले ताज में बैठना, तुम साल में एक दिन बैठना, लेकिन ताज में बैठना। तो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, वहां का जो ऑरा होगा, जो वाइब्रेशन होगी, वो वाइब्रेशन तुम्हें मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी अपना घर बेच के जाके ताज में चाय पिए, लेकिन वो जो प्लेस का इंपॉर्टेंस होता है, जैसे आप जब प्लेन में चलते हो और जब वो अनाउंस करती है कि बिजनेस क्लास पैसेंजर्स प्लीज कम फॉरवर्ड, एक बार तो फील होता है कि अरे जैसे हमारे यहाँ कई सारी एयरलाइंस है जो कहती हैं दोज हु हैव गॉट फॉरवर्डिंग टिकट प्लीज कम फॉरवर्ड, दोज हु आर बिजनेस क्लास पैसेंजर्स प्लीज कम फॉरवर्ड। तो जाति व्यवस्था तो आज भी बनी हुई है। फिर जब फ्लाइट शुरू हो जाती है तब वो कर्टन घेर देते हैं उठा। जो आदमी बिजनेस क्लास सर वो आगे वाले में टॉयलेट भी नहीं जाने देते, नहीं देते, बोलते लिखते रेयर टॉयलेट एट रेयर। मतलब कितनी हीनता महसूस कराते वो आपको कि आप अब जिनको नहीं होती, जिन्होंने मान लिया कि यही जिंदगी है भैया, हम पीछे ही चले जाएंगे, उनके लिए तो कोई जिंदगी की ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो उसे चैलेंज लेते हैं उनके लिए ग्रोथ है। तो मैं युवाओं से स्पेशली ये बात कहता हूं कि ठीक है आपकी परिस्थिति अभी नहीं है, आप जनरल में चलिए, ट्रेन में कोई बात नहीं है, आप बिजनेस क्लास में नहीं चल पा रहे हैं तो आप ठीक है इकोनॉमी क्लास में चलिए, लेकिन आपकी जो तमन्ना है वो हमेशा हाई लेवल की होनी चाहिए। जैसे मेरी वाइफ हैं, तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मैंने उससे कहा कि गाड़ी खरीदनी है, तो बोली गाड़ी? तो मैं उससे साइकिल पे बैठा के घुमा रहा था, पैसे थे नहीं, इलाहाबाद की बात है। तो उसने मुझसे पूछा गाड़ी कौन सी? अरे मैंने कोई भी 4 व्हीलर, तुझे बैठ के घूमना है। बोली पैसा कहाँ है? मैंने कहा ये सोचना तेरा काम नहीं है, गाड़ी खरीदनी है, बैठ के घूमना है। बोली कहीं नहीं मुझे, अरे क्या करोगे तुम? हमने कहा वो सब तुम छोड़ो, हाँ या ना? बोली हाँ। महिंद्रा के शोरूम में गया, गाड़ी निकाली, ड्राइव करवाया, ये वो सारा बैठ के। तो कहाँ पर रही थी वो? मैंने कहा बस यही डर तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। किसी को क्या पता हमारे जेब में पैसे हैं कि नहीं। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मनुष्य के विकास की शुरुआत उसके विचार और उसकी भावनाओं में छुपा हुआ है। अगर महान बनाना है तो पहले उन दोनों को महान बना लो, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। शुरुआत में कुछ लोग आइस ब्रेक करने के लिए सवाल पूछते हैं, मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं। कई सारी पार्टियों में बात भी चल रही है। कई सारी पार्टियों? मतलब मेरा ये था कि भाई ठीक है, जो मुझे पहले अप्रोच करेगा मैं उसकी तरफ से चुनाव लड़ लूंगा। मेरा ये नियम था कि जो भी पहले से आएगा कि साहब हमारी पार्टी से लड़ लो, तो मैं लड़ लूंगा। और 2 ही 3-4 सीटें मैंने मांगी थी कि भैया या तो मुझे प्रयागराज से लड़ा दो या अमेठी से लड़ा दो। मुझे हर सीट से नहीं लड़ना, मुझे कुछ खास, या वाराणसी से लड़ा दो। तो अब उसमें बड़ा सारा बवाल खड़ा हो गया कि अरे भैया वाराणसी से लड़ोगे। क्योंकि राणा प्रताप को ही लोग दुनिया में जानते हैं, बाकी बड़े राजपूत योद्धा हुए, आप लड़ते किससे हो जीवन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फंडा केजरीवाल जी ने भी अपनाया क्या? हाँ ये तो उन्होंने भी अपनाया, नहीं तो आज इतना नाम का वो हमेशा उन्होंने
आईएएस रहे हैं वो। बड़ा चैलेंज लिया है। हाँ, उन्होंने वो सारी चीजें पढ़ी हैं कि भाई गांधी चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ गए और श्यामलाल गांव में अपने पटीदार से लड़ गया। गांव में कितनी लड़ाइयां चलती, गांव में एक एक आदमी 8-8 मर्डर करके बैठा हो, कोई जानता ही नहीं उसे, क्योंकि श्यामलाल ने हरिलाल को मार दिया। हरिलाल की कोई औकात ही नहीं थी जीवन में। और जो आदमी अपने से लाख गुना बड़े, जब भी जीवन में लड़ना है सबसे नहीं लड़ना। कुछ लोगों को मैं देखता हूं सबसे लड़ जाते हैं, ऑटो वाले से लड़ गए, रिक्शा वाले से कह रहे मुझको नहीं पहचानते हो, कौन हो भैया, अमिताभ बच्चन हो, भारत में 2 ही 3 लोग पहचाने जाते हैं। अब जो आदमी रिक्शे वाले से ये बात कह रहा है कि मुझको नहीं पहचानते, तो मैं सोचता हूं कि मानसिक रूप से बहुत गरीब है, बहुत परेशान है बेचारा। तो चुनाव मुझे लड़ना है और अगर टिकट जो भी पार्टी दे देगी उसकी तरफ से लड़ जाएंगे। मेरा ये नहीं कि मैं जाके किसी से कहूंगा मुझे दे दो, जो पार्टी दे देगी मैं लड़ जाऊंगा। आइडियोलॉजी का क्या सर? आइडियोलॉजी मेरी ये है कि इस देश को किसी भी कीमत पे डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में खड़ी करना है, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट में जाना तो है। अगर जो मेरी विचारधारा है वो ये है कि भाई इस देश को आज की डेट में, जिस कंट्री में यही बात, एग्जैक्टली यही सवाल अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि गुरुजी कर्ण का पहिया धंस गया जमीन में, मारना उचित है, ये तो धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, या तो आप गलत बात सिखा रहे हो। तो उन्होंने कहा तेरी औरत की साड़ी खींचा था वो शास्त्र सम्मत था, तेरे गिरे हुए बेटे के सर पे पैर रख दिया था वो शास्त्र सम्मत था, वो कानून द्वारा प्रमाणित था। तो जब समाज उस दौर से गुजर रहा हो जहां किसी की कोई विचारधारा ना हो, यही सवाल अगर मुझसे आज से 40 साल पहले पूछा था, 60 साल पहले, जो शायद मेरा पिछला जन्म रहा होगा, विचारधारा थी शास्त्री जी के टाइम पे, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो जहां विचारधारा है, जैसे कौरव की कोई विचारधारा ही नहीं है, जहां विचारधारा है वहां विचारधारा इंपॉर्टेंट है, वहां शास्त्र इंपॉर्टेंट है, वहां जबान इंपॉर्टेंट है। भाई इंडियन हिस्ट्री में ज्यादातर राजपूत राजा विदेशियों से हार गए, क्योंकि राजपूत जो है वो फिलोसॉफिकल लड़ाई लड़ते थे। दुश्मन की तलवार गिर गई तो उठा के दूसरी पकड़ा देते थे, निहत्था वो मार ही नहीं सकते थे किसी को। लेकिन ये जो विदेशी आते थे ये तो कोई विचारधारा ही नहीं मानते थे, धोखे से मार दिया, चीट करके मार दिया। लेकिन पहली बार इन विदेशियों को हिंदुस्तान में एक आदमी मिला जो इसने इनकी भाषा में इनसे बात किया, शिवाजी। तो अफजल खान से मिलने गए तो उसने कहा था कोई वेपन मत लाना, उन्होंने कहा नहीं लाएंगे। लेकिन जब मिलने गए अफजल खान ने बदतमीजी की, उन्होंने पटक के वहीं पे मार डाला। तो आपको अपने समय को समझना बहुत जरूरी है। इथिक्स, मोरालिटी, शास्त्र, सिद्धांत, ये सब वहां अच्छे लगते हैं जहां सामने वाला भी उन्हें समझता है। जब कोई समझता ही नहीं, आज किसी के बारे में पता है कौन किस पार्टी में है, मतलब जिस तरह से लोग पार्टी छोड़ छोड़ भागे जा रहे हैं किसी की पार्टी में, जो भी सत्ता में आ रहा सब। तो जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हुए लोग, जब उन्होंने ही विचारधारा माननी छोड़ दी है, तो आम आदमी वो तो परेशान हो जाएगा। तो आपको हमेशा अपने समय के साथ चलना होगा। तो रामावतार में राम का रोल अलग है, कृष्णावतार में कृष्ण का रोल अलग है। आपको ये देखना है कि आप सतयुग में हैं, त्रेता युग में हैं कि कलयुग में हैं। तो मैं कलयुग में हूँ। पर सर, आपने भारत के डेवलपमेंट और विकास की बात की कि उसको ग्लोबल पावर बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। लेकिन अगर आप पार्टी चली कोई बात नहीं, वो भी थॉट प्रोसेस सही है आपका, लेकिन अगर आप उस पार्टी में जाएं जिसका बॉस ही उस विजन को नहीं दिमाग में रखता है, तो आप अगर उसके एक सैनिक हैं तो आप कैसे उसको अचीव करेंगे? या तो फिर अपने एरिया तक ही सीमित रहेंगे कि बस एरिया का ही विकास हो पाया। फिर आपको जो ग्लोबल लेवल की थिंकिंग रखता है, जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो हम खुद बॉस बनने की नहीं सोचेंगे। अगर हमारा पहुंचना ही तो इम्पोर्टेंट है, हमें अपनी विचारधारा इंप्लीमेंट करनी है। भाई गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में झगड़ा हो गया 1939 में, कि गांधी जी कह रहे थे 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो गांधी जी ने कहा कि हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएंगे, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। बोस जी ने कहा नहीं, हम 6 महीने का टाइम देंगे अंग्रेजों को, अगर ये भारत नहीं छोड़ते हैं तो हम विद्रोह करेंगे, क्रांति करेंगे। अब ये हुआ कि दोनों में से किसकी पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, तो जो प्रेसिडेंट होगा कांग्रेस की उसकी पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा मैं लड़ूंगा इलेक्शन, 39 में प्रेसिडेंट बन गए।
तो अगर मुझे पता है मुझे अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो प्रेसिडेंट भी तो बनना ही पड़ेगा। तो बॉस बदल देंगे? बदल क्यों देंगे, समझ जाएगा तो बहुत बदल ही जाएगा, उसमें करना क्या। अगर प्रकृति मेरे द्वारा चेंज करना चाहेगी तो भाई प्रकृति ने चाहा कि राम मंदिर बने, आर्टिकल 370 हटे, तो वो उसी बॉस को लेकर आई जो ये सब करना चाहता था, करवा लिया प्रकृति ने, कॉस्मिक लॉ। तो सवाल ये है कि जैसी आपकी जिंदगी रही है और पूरा आपकी जर्नी रही है, वो लाइफ कम और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ज्यादा लगती है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली मैं जिस क्षेत्र में पैदा हुआ, ज्योग्राफी का बड़ा असर होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। तो मैं जिस क्षेत्र में पैदा हुआ, पूर्वांचल का क्षेत्र है, फर्टाइल लैंड है, और पॉपुलेशन चूंकि ज़्यादा बढ़ गई है तो ज़मीन की लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं। और मेरे परिवार की सबसे नेगेटिव पॉइंट ये थी कि हमारे पास कोई पीछे स्ट्रांग आदमी नहीं था। इस ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है बैकिंग। अगर आपके पास बैकिंग नहीं है तो आप इतने असहाय हैं कि आप हॉस्पिटल में एक पर्चा नहीं बनवा सकते। तो मेरे माँ बाप एक बड़ा रेफ्यूजी की ज़िंदगी जिए, और मैं जो मेरा शुरुआती दौर है स्कूल का, वो बड़ा सज्जन सा दौर है, सन्यासी का दौर है। पढ़ने वाला आदमी हूँ मैं, और होमवर्क टाइम पे करने वाला, नीट एंड क्लीन रहने वाला आदमी। लेकिन पता चला कि मैं स्कूल गया, मेरा होमवर्क वाला पन्ना ही फाड़ दिया। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा बैग उठा के ले आके वॉशरूम में रख दिया, कोई भी आके पीछे से टीप मार दे रहा है। तो वो बैकग्राउंड स्टोरी है। और अगर मैं अपने घर में कोई बात कहता हूँ तो पापा कह रहे कोई बात नहीं बेटा, कठिनाइयां आदमी को बहुत मजबूत बनाती। खैर कह तो वो सही बात रहे थे, लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट से इतने ज्यादा प्रभावित होने लगते हो। जैसे इस देश में मैंने किसी को नहीं देखा, रेयरिटी ऑफ रेयर की बात मैं नहीं करता, मैं अपने प्रदेश की बात कर रहा हूं, यूपी बिहार की। जितनी भी सीरीज, वेब सीरीज अपराध पे बनी है वो लगभग सब ने देखी। जितनी वेब सीरीज हिस्ट्री पे बनी है वो किसी ने नहीं देखी। मतलब मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो भी गाड़ी खरीदेगा उसमें कोई नहीं लिखेगा मेरा भारत महान, कोई लिखा रखा है कालीन भैया। ज्यादातर स्कॉर्पियो, काली स्कॉर्पियो वेब सीरीज के बाद, मिर्जापुर के बाद बिकी। इससे हमें अब पता चलता है कि हमारे प्रदेश की मानसिकताएं कैसी है, साइकी कैसी है, साइक कैसी है। कलाम साहब अरे ठीक है, लेकिन जितने प्रदेश के अपराधी हैं सब बच्चे उनको लेके इंस्पायर्ड रहते हैं। गुड्डू भैया से ज्यादा इंस्पायर्ड। गुड्डू, हाँ भैया, भैया आए थे भैया, ऐसे कमर में हाथ डाल के फोटो हमारे साथ खिंचाए। मैं उस प्रदेश में पैदा हुआ। अब मुझे एहसास होता है कि उस प्रदेश में भगवान भी रहे तो हथियार लेके चले, वो चाहे भगवान कृष्ण चले और चाहे भगवान राम चले, वो कंपलसरी है। फिर जब किसी चीज का टेस्ट आपको मिलता है, जैसे हमें शुरू में पढ़ाया गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो आदमी मुझे मिल जाए जिसने ये बात कही, उसको मैं बहुत मार मारूं, कोई बेस्ट पॉलिसी नहीं है। फिर जब पहली बार मैंने अपराध किया और मैं थाने पहुंचा और FIR हुआ, अपराध तो मैं नहीं कह सकता, छोटा मोटा बवाल ही था वो, और मैं थाने पहुंचा और FIR हुआ और पुलिस केस और ये वो फलाना। तो उसके बाद जब मैं अपने मोहल्ले में पहुंचा तो लोगों ने बड़े इज्जत भाव से देखा। मैंने कहा वाह यार, ये तो बड़ी शानदार चीज है। कहते ना, जिस चीज में आपको इज्जत मिल जाएगी फिर आप उसे नहीं छोड़ पाओगे। अब जो लड़का क्लास 9th तक दबा कुचला रहा, उसको एक बैग इज्जत मिल गई, लोगों ने कहा भैया नमस्कार। तब मुझे उस दिन एहसास हुआ कि नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सबसे गलत बात है इस देश के लिए। और वहां से जो दौर शुरू हुआ उसने तो बड़ी सारी घटनाओं को अंजाम दिया। और गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए लेकिन बाद में मजा आने लगा। और जब मजा आने लगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो आगे बढ़ते ही चले गए। दोस्त वैसे मिल गए, संगत मिल गए, ग्रुप मिल गया। और फिर वो धारा जाके रुकी 1992 में, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा। अब वो मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कोई रिग्रेट? हाँ बिल्कुल नहीं, कोई रिग्रेट ही नहीं तो यहाँ पे हिंदुस्तान में लोग मास्टर को सोचते हैं मजलूम है। पहली बार जब मुझे फोन पे धमकी मिली रात में 2 बजे, 2:05 या 2:10 का टाइम था,
और रात में फ़ोन आया और फ़ोन उठाया मैंने, वो शुरुआत कर दी उसने माँ बहन से। मैं तो एक बैग समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा है। मैं फ़ोन देखा, मैं रखा, मैं गया मुंह पे चीटा उटा मारा, मैं लौट के आया और फिर उसने फ़ोन बजाया। जब दोबारा उसने गाली दिया तो मैंने 1 मिनट में 3-4 हज़ार गालियाँ तो दी होंगी, और एक से एक पूर्वांचल की गालियाँ। और जब मैंने गाली दी तो उधर से आवाज़ आई, भाई साहब एक तो आप मैंने कहा भाई साहब इतने इतने टुकड़े में उठ के जाओगे, अब अदोजा से बदतमीजी मत करना। हम तो शौकिया टीचर है, पेशा तो कुछ और है हमारा ये सब। तो भगवान जब बाकी सब टीचर फेल कर गए, इतने पढ़े लिखे देश में जहां पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं, टीचर बच्चों को, पढ़ाई मारने की चीज है, पढ़ाई तो आनंद की चीज है भाई। जिसको भी न्यूटन का 3rd लॉ पता है, 2nd लॉ पता है, 1st लॉ पता है, बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, वो जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हो सकता। कितना प्यारा लॉ है। हम किसी ऑफिस में गए, बाबू कह रहा कल आना, मैं निकाला 10,000 रुपया, और वो फार्मूला लगाया हमने, आ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। हमने एक्सटर्नल फोर्स निकाली, 10,000 रुपया उसके सामने रखा, उसने कहा साहब फाइल है, साहब आप तो साहब भगवान की तरह। ये पढ़ाई एक आनंद है। ये मैं इस चैनल के माध्यम से, शो के माध्यम से इस देश के लोगों से कह रहा हूं कि अपने बच्चों को विजनरी बनाइए, उन्हें देखना सिखाइए, उन्हें वो विजुअलाइज करें कि ब्लड नर्वस सिस्टम क्या होता है। रटाइए मत, आप रटाएंगे आपके बच्चे तोते हो जाएंगे, उनके पढ़ने का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप उन्हें मारेंगे, और अगर वो एक आध बार फेल कर गए तो वो डिप्रेशन का शिकार होंगे, और फिर वो बुढ़ापे में आपको पलट कर परेशान करेंगे। तो पढ़ाइए बच्चों को। हफ्ते में बहुत सारे माँ बाप एम्प्लॉयड हैं आजकल, तो मैं जानता हूँ बहुत सारे माँ बापों के पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि जैसा, अब तो बहुत सारे माँ बाप पढ़े लिखे, हमारे समय में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब माँ भी पढ़ी लिखी है, पिता भी पढ़े लिखे, तो माता पिता को चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन, जैसे फादर ने आईटी कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, माँ ने एमबीए कर रखा है, तो हफ्ते में 1 दिन वो शेड्यूल रखें कि आज बेटा घूमने भी चलेंगे और तुमको एक टॉपिक रास्ते में पढ़ाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। सिर्फ उतनी छोटी घटना से आप देखना देश में कितना परिवर्तन होने लगेगा। बच्चे विजुअलाइज करने लगेंगे कि अच्छा ये पार्लियामेंट होती है, अच्छा ऐसे पार्लियामेंटेरियंस आते हैं। तो पढ़ाई को आनंद में कन्वर्ट करना है, लर्निंग में कन्वर्ट करना है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आए। और सर आपकी यही सारी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, रील्स पॉपुलर हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। ऐसा कब आपको एहसास हुआ कि आपकी बातें लोग वायरल कर रहे हैं, सुनना शुरू कर रहे हैं? वो समय कौन सा था? मतलब 2017-18 के आसपास की बात रही होगी। तो मेरे कुछ दोस्त उन्होंने कहा यार तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई। तो मुझे पता नहीं था वायरल क्या होता है। मैंने कहा अच्छा हो जाने दो, कुछ गलत तो नहीं है? तो कहे नहीं। मैंने कहा यार इसमें मुकदमा तो नहीं लगता? तो बोले नहीं। अरे नहीं यार वायरल है। अरे तो फिर मैंने एक आदमी को फोन किया, मैंने कहा भैया बताओ वायरल में कौन सा केस लगता है? तो कहा भैया केस क्या लगता है, वायरल है मतलब बहुत लोग देख रहे हैं। हमने कहा अच्छा मतलब मुकदमा? नहीं बोले मुकदमा। अरे मैंने कहा और करो वायरल, जितना वायरल करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो में जब आप कोई बात सर कहते हैं तो उसमें ह्यूमर ज़रूर होता है, और वो ह्यूमर से लोग रिलेट कर जाते हैं। तो ये पहले से ही ये स्टाइल था या बाद में वो धीरे धीरे बढ़ा? क्योंकि पहले तो आपने जैसा कि आपने बता ही दिया है कि पहले ह्यूमर नहीं था, पहले मर था खाली। मर था। ह्यूमर जो मेरे पढ़ाई में आया वो आचार्य रजनीश की देन है, ओशो की। क्योंकि मैंने उनकी बड़ी सारी किताबें पढ़ी। तो जब मैंने उनकी किताबें पढ़ी तो मैंने देखा कि वो मुल्ला नसरुद्दीन उनका प्यारा कैरेक्टर है। उनकी किताबें मैंने पढ़ी सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन के चुटकुले सुनने के चक्कर में। तो वहां से मुझे एक बात समझ में आई कि अगर हम टीचर पढ़ाते वक्त बड़े बड़े सिद्धांतों को चुटकुले में बदल दें, कहानियों में बदल दें। जैसे आचार्य रजनीश की जो सबसे बड़ी खासियत है कि वो व्यक्ति किसी भी चीज को समझाने से पहले उसकी कहानी सुनाते हैं। जैसे सुनाते हैं कि एक कहानी वो सुनाते हैं कि एक पंडित जी कहीं यज्ञ कराने गए, तो जब यज्ञ खत्म हो जाए तो फिर वो बोले कि राम नाम कहने से मुक्ति होती है। तो तोता, एक यजमान के घर में एक तोता था, तो जब पंडित जी कहें राम राम कहने से मुक्ति होती है तो तोता कहे कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा है। तो पंडित जी ने जाके अपने सीनियर को बताया कि नहीं यार वहाँ यज्ञ कराने जाते हैं और यजमान के यहाँ तोता, वो कहता पंडित जी झूठ बोलते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा। तो उस गुरु ने कहा ठीक है तुम कल जाना और मैं भी आऊँगा।
तब मैं देखता हूँ। तो पंडित जी के जो गुरु थे, सीनियर थे, वो आए, तो फिर पंडित जी ने यज्ञ कराया और जैसे कहा राम नाम से मुक्ति होती, तोते ने फिर कहा पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। तो सीनियर ने जाके तोते के कान में कुछ कहा, कह जाओ कल से नहीं कहेगा। फिर दूसरे दिन तोता, जब पंडित जी आए तो तोता जो है पिंजड़े में गिरा पड़ा हुआ था। तो पंडित जी ने देखा, तो यजमान से कहा कि ये तो गिरा पड़ा हुआ है। तो यजमान ने देखा तो सब देखे, बोले तो मर गया। तो पिंजड़े से निकाल के बाहर फेंक दिए। तो बाहर फेंके, फिर यज्ञ वज्ञ हुआ और पंडित जी ने कहा राम नाम से मुक्ति होती, तब तक वो तोता उड़ के आया, कहा ना गुरु मिलने से मुक्ति होती है। अब वो दर्शन बताना था कबीर का, कितना बड़ा दर्शन है कबीर का कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पायो, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। और कबीरदास जी ने कहा कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और शीश नवाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मतलब कबीरदास जी कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसके जीवन में कुछ नहीं। इस बात को आचार्य रजनीश ने कितने प्यार से कहानी में समझा दिया। वो चीज मुझे बहुत पसंद आई। मैं अपने जो युवा टीचर्स हैं, मैं उनसे कहता हूं यार तुम इन चीजों को सीखो। सिर्फ जैसे बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बड़े दुखी भी होते हैं कि कहानी सुनाते हैं, अरे कहानी के बाद का दर्शन तो देखो। तो मैं चाहता हूं कि जो एक एवरेज लड़का क्लास में बैठा है वो कहानी सुन के समझ जाए, जो अच्छा लड़का है वो दर्शन, और फिर दोनों का जब सम्मिश्रण हो जाए फिर तो अल्टीमेट स्टूडेंट्स निकलेंगे, फिर तो एक अलग कहानी ही बनेगी। क्योंकि आपने आचार्य रजनीश की बात करी, स्पिरिचुअल हैं आप, आध्यात्मिक हैं ना अंदर से। मतलब जोरबा तो बुद्ध है, मेटेरियलिज्म भी उतना ही पकड़े हैं जितने स्पिरिचुअलिज्म पकड़े हैं। जो उनका एक आइडियल कॉन्सेप्ट है आचार्य रजनीश का, जोरबा द बुद्ध, कि एक ऐसा आदमी जो मेटेरियलिज्म को भी उतना ही पकड़ा हुआ है जितना उसने स्पिरिचुअलिज्म को पकड़ा है। जैसे आज तक हिंदुस्तान में क्या था कि जो सन्यासी होगा स्त्री को नहीं देखना है, आचार्य ने कहा नहीं, बिल्कुल देखना है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं देखना है, दृष्टि बदल लेनी है। ट्रकों के पीछे लिखा होता ना, देखो मगर प्यार से, तो वो चीज बहुत प्यारी है, वो कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है कि शराब बियर बार आपके घर में है लेकिन आप पीते नहीं है, आप वहीं बैठ के डिस्कस करते हैं, सारी मीटिंग्स वहीं होती है। जो लोग आते हैं उनको लगता है कि बहुत बड़ा नशेड़ी है यार, लेकिन आप पीते नहीं है। या मान लीजिए कहीं मूड आ गया, आपने एक सिप मार ही लिया तो उससे कौन सा धरती आसमान ऊपर नीचे हो जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट, उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि कंटेम्प्रेरी पीरियड में बहुत अच्छे हैं। कि जैसे आज भारत में सेक्स पे चर्चा शुरू हो चुकी है, तो उस आदमी ने बहुत पहले किताब लिख दी संभोग से समाधि, और मुझे लगता है कि भारत में हर आदमी को इस समय वो किताब पढ़नी चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत है। और एक दो लाइन भी उस किताब की समझ में आई तो बहुत परिवर्तन होगा इस देश में। पर अगर आप ह्यूमर का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो कभी ऐसा फीडबैक भी आपको आया है कि लोग आपको नॉन सीरियस समझ लेंगे और फिर सीखेंगे कम? क्योंकि ह्यूमर, जैसे आपने बोला कि वो जोक समझ रहा है, कहानी समझ रहा है, पर उसके पीछे का दर्शन नहीं समझ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट देखा है आपने, या आप उसका केयर भी नहीं करते? ठीक है भाई। नहीं, मैं तो केयर ही नहीं करता। मैं एक मात्र टीचर हूँ। आज ही फेसबुक पे किसी ने कमेंट किया था कि सर कभी कभी पढ़ा दिया करिए, तो मैंने नीचे लिखा मैं पढ़ाता नहीं। मैं हिंदुस्तान का एकमात्र कोच हूं जो पढ़ाता नहीं, मेरा काम है सिखाना। क्योंकि मैंने देखा 15 साल स्कूल में रहे, 4 साल इंजीनियरिंग की, 19 साल कॉलेज और स्कूल में रहने के बाद जब सोचने का तरीका नहीं डेवलप हुआ तो कंपटीशन कहां से निकलेगा? तो मैं सोचता हूं कि जो लड़का मेरी संगत में आया है वो मुझसे सीख ले। तो जो सीख गए उन्होंने तो फिर पीछे पलट कर देखा ही नहीं, तो मैं उसका केयर नहीं करता। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं, कोई कहता है अरे ऐसे बोलते रहते, कोई कह रहा बकैती कर रहे हैं। तो भाई अब हर आदमी विटगेनस्टाइन को और बुद्ध को अगर समझ जाता तो ये देश आज इस स्थिति में थोड़ी होता। तो समय के साथ साथ जब आप चलते हैं, समय के बाद लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं यार ये आदमी इसको ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, तो मैं उसको केयर नहीं करता। मैं कहता ठीक है जाओ। एंड आई थिंक ओशो के साथ भी यही हुआ कि जब वो शरीर में नहीं रहे तो वो ज़्यादा रेलेवेंट हो गए बहुत लोगों को। अभी आप देखो कितना ज़्यादा, कोई भी संत हैं बड़े प्यारे, मुरारी बापूजी ने एक स्टेटमेंट दिया जो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या बात है। मुरारी बापूजी ने स्टेटमेंट दिया कि हिंदुस्तान के 95% विद्वान ओशो की ही बातें करते हैं पर उनका नाम नहीं लेते। कितनी बड़ी बात है। कुमार विश्वास जी, आशुतोष राणा जी,
ये सब कितना बेबाकी तौर पर उस आदमी की विद्वता को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं नहीं हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, हमने एक समय पढ़ा है। मैंने तो शायद अब तो शायद वो एक्टर रहे नहीं, बिल्लू बार्बर जो मूवी थी, इरफान खान अब शायद वो नहीं है, नहीं अपने शरीर में नहीं। हाँ, वो ओशो के पूना आश्रम में रहते थे। वो आदमी पढ़ता था ओशो की बुक्स वगैरह और बड़ा अप्रिशिएट करता था वो आदमी कि नहीं मैंने अपने जीवन का दर्शन उनके आश्रम में सीखा। तो अब समय आ रहा है धीरे धीरे कि लोग इंपॉर्टेंस समझेंगे और दिन प्रतिदिन उस आदमी की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। सर क्या ये सही है आप यूपीएससी में 4 बार फेल हुए? हाँ हाँ एकदम सही है। मैं तो 10th में था तो मेरी हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड में प्रमोट करके पास कर दिया जाता था, तो 10th तो मैं प्रमोटेड पास हूँ। मैथ्स में 26 नंबर आए थे। जिंदगी की गणित समझ में आती है लेकिन वो गणित उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आई। फिर 12th में थे तो कंपार्टमेंट आ गया केमिस्ट्री में, और कंपार्टमेंट आया, जिस लड़के ने पास कराया मुझे तो पता ही नहीं कौन लड़का था वो, कंपार्टमेंट चकेरी में मैंने दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी कोई भगवान मिल गया था, उसने मुझे पेपर सॉल्व करा दिया, मेरा वहाँ भी हो गया। मैं सीरियस हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जी, वहाँ से शुरू हुआ। और ये बात एकदम सही है कि जो है यूपीएससी के अटेम्प्ट्स में मैं फेल हुआ था। और लेकिन जिस वर्ष मुझे समझ में आया कि तैयारी होती क्या, वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मैं पढ़ता बहुत गया, पढ़ता गया। वही तो मैं बार बार, अब जब लड़के मुझसे कहते तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो मजदूर करता है, तपस्या करो। तो बोलते मेहनत और तपस्या में क्या फर्क है? तपस्या में श्रम प्लस जागृति दोनों है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। मेहनत में सिर्फ श्रम है, जागृति है ही नहीं। तो जितने लोग मेहनत करेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें तपस्या करनी पड़ेगी। जानना होगा कि भैया हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्या पढ़ना है, क्या निकालना है, कैसे करना है, तब उनका सिलेक्शन होगा। लोग कहते हैं कि भाई आप खुद क्लियर नहीं हुए और आप दूसरे को बता रहे हो। तो चाणक्य कभी राजा नहीं बने। मैं इनफैक्ट रमाकांत आचरेकर जी का भी जिक्र करने वाला था कि उनका स्टूडेंट सचिन तेंदुलकर बन गया। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली जी। चाणक्य कभी राजा नहीं बने, कभी नहीं। विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि आप श्रेष्ठतम काम करो, अगर सफल हो गए तो आदर्श बन जाओगे और फेल हो गए तो टीचर बन जाओगे। कितना प्यारा स्टेट, क्योंकि आपके पास अनुभव पैदा हो गया ना। भाई हमारी फील्ड में इतने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन आज वो डेट में वो बहुत बड़े बड़े कोच हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव आ गया, सीखा उन्होंने। तो उस अनुभव से बाकी लोगों ने फायदा उठाया। हर पेरेंट यही तो चाहता है कि मेरा अनुभव ले लो, लेकिन 98% लर्निंग फ्रॉम समवन एल्सेस मिस्टेक। हाँ एग्जैक्टली। सबसे वाइज आदमी वही होता है, सबसे वाइज जो खुद गलती करके ना सीखे, दूसरे की गलती से सीख ले। बिल्कुल। तो क्या गलती आपको लगता है आपने की? एक तो हालांकि आपने बता दिया कि आप पढ़े सीखे नहीं, और अंत में आपको पता चला कि सीखना चाहिए था। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे सर? क्योंकि कितने अटेम्प्ट देने चाहिए, पहला ही कौन सा ऐसा साइन है जिससे आपको पता हो जाना चाहिए कि आपसे नहीं होगा? क्योंकि एक जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी या मोटिवेशन डाला जाता है ना, कर ही लोगे, आप बिलीव करते हैं उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला साइन जिससे किसी को भी पता चल जाए कि उसका नहीं होगा, मैं बता देता हूं, बड़ा प्यारा साइन है वो। हाँ। आप 6 घंटा पॉलिटी पढ़े, फंडामेंटल राइट्स तैयार किया पूरा चैप्टर, और आप उठे, और उठने के बाद जो आपका बैक ऑफ द माइंड है उसमें वो चल ही नहीं रहा है। मतलब आपके सबकॉन्शियस में और आपके काम में हार्मनी है ही नहीं। इसका मतलब आपके सबकॉन्शियस उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपने फोन मिलाया अपनी माता जी को, 3 घंटा उनसे बात किया, पूरी फैमिली का किस्सा डील किया, पूरी रिश्तेदारी डील की, गुड्डू की मम्मा से झगड़ा हुआ वो सब आपने डील किया। आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि आप जो वर्क कर रहे हो और आपका सबकॉन्शियस है उसमें हार्मनी नहीं है, अलाइंड नहीं हो, अलाइंड नहीं है। जितने लोग इस दौर से गुजरते हैं, जैसे आपने 6 घंटा पढ़ाई की तो आपने सोचा कि यार फंडामेंटल राइट तैयार हो गया, बैठ के 2 क्वेश्चन लिख देता हूं, इसके 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। जिसका सबकॉन्शियस और कर्म अलाइड है वो जीतेगा। पहला सिम्टम ये है। दूसरा सिम्टम ये है कि अब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो साहब क्यों पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़कर क्या होगा? तो अशोक जब इस कंट्री में राजा बनता है तो इस कंट्री की फीचर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज हिंदू मुसलमान ईसाइयों के बीच टेंशन है,
तब बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों के बीच टेंशन थी। और अशोक को यह बात पता थी कि समाज में अगर टेंशन होगा और राष्ट्र में टेंशन होगा तो वो समाज और राष्ट्र आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो वो पॉलिसी ऑफ धम्मा लेकर आता है और सबसे कहता है कि सबको एक दूसरे के धर्म की बेसिक बातें जाननी चाहिए। वही पॉलिसी, ऐसी सिमिलर पॉलिसी अकबर लेकर आता है मेडिवल इंडिया में। पूरे सब कॉन्टिनेंट पे उसका कब्जा है। अब जब हमने अशोक पढ़ा, अकबर पढ़ा, तो अब एक बात आज क्लियर हो गई कि यार इंडिया तब भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का था, आज भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो हमें ऐसा कोई सिद्धांत चाहिए जो हमारे इस विभिन्नतावादी भारत को एक सूत्र में जोड़ दे। तो एक हुआ पढ़ाई, अशोक, धम्मा, पॉलिसी ऑफ धम्मा, और एक हुआ ये समझ। इस समझ से मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, पढ़ाई से नहीं आते। इसलिए आईएएस की तैयारी करने वाला मेजॉरिटी लड़का इतने बुरे कंडीशन में, उसको समझ में आता है कि भैया मेहनत तो कर रहे हैं, हाँ कर तो रहे हो, पर समझ कितनी डेवलप हो रही है। प्रिपरेशन मतलब समझ का विकास। यहां लोग समझते हैं प्रिपरेशन मतलब पढ़ना। तो मैं स्टूडेंटों से कह रहा हूं कि आप अपनी समझ को चेक करो कि आपकी समझ कितनी बढ़ रही है इकोनॉमी के फील्ड में, पॉलिटी के फील्ड में, सोसाइटी के फील्ड में। अब अफगानिस्तान है, वहां की औरतें, मैं बहुत पूछता हूं, आते लड़के, सर मेरा एक अटेम्प्ट में हो जाएगा? मैं कहता हूं अच्छा जवाब दोगे? देंगे सर। चलो बताओ औरतों का बुरा हाल क्यों अफगानिस्तान में? सर इस्लाम है ना सर वहां पे। मैं कहता हूं जाहिल, 18% अमेरिका की पॉपुलेशन मुसलमान है, वहां ऐसा क्यों नहीं है? टर्की भी तो इस्लामिक कंट्री है, वहां ऐसा क्यों नहीं है? नहीं सर, सर कोई बात तो है, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस। समझ ही तो है। अब सुष्मिता सेन जी हैं, नहीं शादी कर रही हैं, कौन कुछ बिगाड़ लेगा उनका? 500 करोड़ की मालकिन है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है। हीना गुप्ता जी हमारी इंडस्ट्री में, भाई वो मदर बनी तब वो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन वो ये डिसीजन ले सकी क्योंकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थी। ये डिसीजन कोई गांव की पर निर्भर लड़की नहीं ले सकती। तो जिसने ये सूत्र समझ लिया, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस, उसको अफगानिस्तान की औरतों की कंडीशन तुरंत क्लियर हो जाएगी। यार हाँ यार, जॉब तो है ही नहीं। अब अमेरिका में एक लड़की जॉब करती है, 20 लाख रुपए महीना पाती है, उसने पापा से कहा मैं शादी नहीं करूंगा। बोले ठीक है यार। तो ये है समझ का विकास, इसको करना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। इसके लिए मनन करना पड़ेगा, इसके लिए समाज को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं, हमारी तरफ पूर्वांचल में एक शब्द है पंचौरा, कि बहुत पंचौरा करत हैं, उससे बचना पड़ेगा। 1 साल सन्यासी बनना पड़ेगा, अपने आप को पूरी दुनिया से काटना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपकी सफलता के रास्ते खुलेंगे। और इन बिटवीन भी अगर किसी को रियलाइज होता है तो कुछ अटेम्प्ट्स के नंबर्स हैं, रुक जाना चाहिए, और या प्लान भी क्या होना चाहिए? हाँ, पहला अटेम्प्ट बहुत सीरियसली देना चाहिए, और तैयारी 2 साल की होती है, 1 साल की नहीं होती। और कोशिश करिए कि जब आप 19 साल के हो वहां से आप तैयारी शुरू कर दें। तो आपने तैयारी किया 1 साल, पढ़ा पूरा, जीएस पढ़ा, ऑप्शनल पढ़ा, सब पढ़ा। दूसरे साल आप प्रैक्टिस करें। आप स्विमिंग जानते हैं, आपने 1 साल स्विमिंग नहीं की, तो आप जब पानी में उतरोगे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहोगे, 2-3 दिन लगेगा आपको फिर से डाइव मारने में और स्विमिंग करने। प्रैक्टिस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे साल आप एक काम करो, मेंस के कम से कम 500 क्वेश्चन आप जीएस और ऑप्शनल के मिला के लिख लो, और 10,000 क्वेश्चन प्रीलिम्स के। और जब चीजें कंफर्टेबल हो जाएं कि क्वेश्चन देखते ही आंसर मार दिया, बस आप जाके एग्जाम दे दो 21 साल में। हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं हुआ तब आप, अब तैयारी तो करनी नहीं क्योंकि पढ़ तो चुके, अब तैयार आएंगे। साइकिल चलानी सीख ली तो बार बार थोड़ी सीखना। तो अब आप क्या करें, साइड का कोई रास्ता निकाल लें। आप लॉ कर लें, आप एमबीए कर लें। मतलब 25 साल के अंदर आपको यह फैसला करना है मैक्सिमम कि आपको अपने पिताजी से पैसा नहीं लेना है। 25 साल मैक्सिमम। अगर आप लोअर मिडिल क्लास के हैं तब तो 22। और इतना, मैं तो आज के युवाओं को देखता हूं, सर हम गरीब हैं, आंख है, हाँ 40 लाख की आंख ही है, लाओ एक दे दो, दिलवा दे 40 लाख रुपए। किडनी है, हाँ। ये एक अजीब तरह का रायता इस कंट्री में फैला हुआ है। सर हम गरीब हैं, सर हमारे पास पैसा नहीं। अरे भैया तुम कुछ हुनर सीखो। यही बात अगर डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, उन्होंने तो किसी से नहीं काम, गरीब है। लंदन की लाइब्रेरी में सर झुकाकर खाना खा लेते थे वो। जब आफ्टरनून का लंच का टाइम होता था, एक पैटीज उनकी जेब में होती थी।
वो वहाँ पे सर ऐसे मेज पे रखते थे, पैटीज खा के पानी पी लेते थे। एक दिन पकड़ गए तो रेस्टिकेट कर दिया गया। तब उन्होंने जाके बताया कि सर फाइनेंशियली थोड़ी पोजीशन अच्छी नहीं है सर, और लेकिन आज से मैं यहाँ नहीं खाऊंगा सर। तो लाइब्रेरियन ने कहा कि कोई बात नहीं, एक शर्त पे मैं तुम्हें फिर से री एंट्री दूंगा, आप जो है कल से लंच हमारे साथ करेंगे। शास्त्री जी ने किसी से नहीं कहा मैं तो गरीब हूं भैया, मैं नदी तैर के पार करके पढ़ने के लिए जाता हूं। आप स्किल सीखिए, स्किल। आज 1 अरब 50 करोड़ का देश, हर घर में। मैं अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले एक लड़का मेरे घर आया जी, एंटर करते उसने कहा गुरुजी। अरे मैंने कहा और क्या हाल है? सर मैं सर्विस चार्ज नहीं लूंगा आपका वाटर प्यूरिफायर ठीक करने का, आप मुझे आधे घंटे टाइम दे दो जी। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहा सर मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ और मैं एक मेंस लिख चुका हूँ। इस बार उसका नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया था उसने। मैंने कहा यार तुमको जब भी जरूरत पड़े कोई चीज पूछने की चले आना, क्या बात? तुम्हारा जज्बे को सलाम है। कहा सर आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने कहा था माँ बाप से पैसा मत लिया करो, तो मैंने वाटर प्यूरिफायर बनाना सीख लिया। तो इतना बड़ा कंट्री है, इतनी सर्विसेज रिक्वायर्ड है, अगर आप 4 घंटा वर्क कर लोगे तो ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लो, आप लॉ कर लो, क्योंकि लॉ, जर्नलिस्ट और ये जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इसमें एस्टैब्लिश होने में 5 साल लगता है। तो आप पॉइंट प्लान बी की तरफ आगे बढ़ो और 4 घंटा प्रैक्टिस करते रहो और अटेम्प्ट्स देते रहो। लेकिन पहले अटेम्प्ट सीरियस देने के बाद अगर आप बहुत प्रॉस्पेरस हैं तो आप 2 अटेम्प्ट सीरियस दे सकते हैं। अगर आप उतने प्रॉस्पेरस नहीं है तो 1 दीजिए, फिर अपना काम करिए। क्योंकि बहुत सारे लड़के, अभी वो जो लड़का फर्स्ट रैंक आया आदित्य श्रीवास्तव, आईपीएस था, ट्रेनिंग कर रहा था। क्योंकि एक बार तैयारी हो जाने के बाद फिर सिर्फ रिवीजन करना होता है, और रिवीजन के लिए 4 घंटे बहुत है। सर संजीव सान्याल जी प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो गया, विवाद हो गया उस पर, कि ये जो जुनून है यूपीएससी के लिए वो कई बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहा है, बच्चे और भी चीज़ें बन सकते थे या कर सकते थे। इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, वो जो शब्द उन्होंने जुनून इस्तेमाल किया वो गलत था। ये जो बेकार का झूठा सपना है, एक आदमी सपना देखता है कि मैंने एवरेस्ट अपने हाथ पे उठा लिया। अब हनुमान जी थोड़े हो, एक सपना रील के लेवल पे लोग देखते हैं कि मेरी भी शादी मधुबाला से होगी, एक सपना आदमी रियल लाइफ का देखता है। तो जब आप सपना देखें तो अपने पोटेंशियल को इंट्रोस्पेक्ट जरूर करें। आप मुझे 10 लड़का लेकर आओ, 10 जो कह दे कि साहब मैंने 5 साल तैयारी की और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, सवाल ही नहीं उठता। इतनी प्यारी प्रिपरेशन है ये। आप इकोनॉमी जानते हो, आप पॉलिटी जानते हो, आप कहीं भी काम कर सकते हो, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जो लोग यहां टाइम काटने के लिए रुके उनकी जिंदगी बर्बाद हुई। भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी जिंदगी कहां बर्बाद हुई? इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ने पर्सपेक्टिव दिया, इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ने अप्रोच दिया, इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन ने नॉलेज दिया। जिन्होंने इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं किया, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, 10-10 साल प्री नहीं निकला, लड़ रहे हैं, उनको तो बर्बाद होना ही है। तो जो नशे में रहेगा वो तो डूबेगा ही डूबेगा, उसको तो डूबना ही डूबना है। तो संजीव सान्याल जी का जो स्टेटमेंट था वो मिस इंटरप्रेट किया गया या फिर मिस इंटरप्रेट किया गया? वो निश्चित तौर पर मिस इंटरप्रेट किया गया। और एक आदमी को अंदर से पता होता है कि वो जो सपना देख रहा है। पर सर एक इसमें एक आर्ग्यूमेंट या फिर एक काउंटर सवाल ये भी आता है कि फिर अगर कैलकुलेट करके सपना देखा तो क्या सपना देखा? नहीं, कैलकुलेट करके सपना वो जैसे धीरू भाई का एग्जांपल है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि भैया कमाई 50 रहे हैं और 25 का खर्च करके वो एक वाइब चेक होती है ना कि देखूं कि जब अमीर बनूंगा तो कैसा फील होगा, उसकी प्रैक्टिस करना पहले से। तो ये भी तो एक अनरियलिस्टिक है। भाई तुम पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हो, 50 रुपये कमा रहे हो, कहाँ तुम 5 लाख करोड़ के मालिक बनोगे? ये पहाड़ उठाने जैसी बात है एक 50 रुपये कमाने वाले के लिए। तो अगर वो उतना नहीं सोचेगा तो कर कैसे लेगा? हर व्यक्ति को, जैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ह्यूमन बीइंग भी होते हैं। सबको पता होता है। कोई, मैंने अपने जीवन में देखा, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर में कोई होता है जो गफलत, एक वर्ड है गफलत, गफलत में रहना जी। जैसे एक साहब मुझसे मिलने आए, कहे मेरा बेटा 4 साल से दे रहा अटेम्प्ट, उसका हो नहीं रहा। मैंने उसका अंदर बुलाया, मैंने कहा बेटा क्या हाल है? सीरियसली पढ़ाई करते हो? जी जी एकदम सीरियसली पढ़ते हैं। अच्छा, लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड
ऐसे ऐसे उसने किया, तब तक उसके पिताजी ने उसकी तरफ देखा। जब वो 1 मिनट शांत रह गया, उन्होंने तो जूता निकाल कर मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई साहब, उसके बाद मैंने प्रण किया कि मैं किसी से कुछ पूछूंगा नहीं। आपने क्यों रोका? मारने दिया होता? नहीं नहीं, मैंने कहा आप लाए हो अपने लड़के की कमी जानने के लिए, अभी तो मत मारो। अच्छा, बाहर ले जाके मार। फिर उसके बाद मैंने कभी भी किसी पेरेंट के सामने किसी बच्चे से सवाल नहीं किया। लतिया जाएगा फिर। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं शुरू से, मेरे दोस्त लोग मुझसे बचपन से बोलते थे तुम ज्यादा बोलते हो, ज्यादा बोलते हो। आज की समय में 52 साल की उम्र में मैं 50 किलोमीटर की साइकिलिंग करता हूं। कर ले कोई। लखनऊ से दिल्ली मैंने साइकिल चलाई 700 किलोमीटर सितंबर की गर्मी में। तो मुझे पता है कि मैं कितना लड़ सकता हूं। तो जिसको पता है मैं कितना लड़ सकता हूं, वो किसी भी स्थिति में रहेगा, उसके लड़ने की क्षमता के हिसाब से उसके सपने होंगे। तो जिसको अपनी क्षमता का अंदाजा नहीं है, बिना क्षमता जाने अगर कोई आदमी कहता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। और मेरा अगला प्लान है कश्मीर से कन्याकुमारी की साइकिल यात्रा। 10 लोग निकलेंगे, ध्यान, आयुर्वेद और योगा को प्रमोट करेंगे। और कितने दिन का ट्रिप होगा सर? एक दिन में हम लोग 80 से 100 किलोमीटर चलते हैं साइकिल से। तो अभी तक ट्रिप हो चुका है या होने वाला है? नहीं, होने वाला है, उसको करेंगे। ये इलेक्शन आध्यात्मिक के बाद यात्रा करेंगे। होगी? हाँ, आध्यात्मिक यात्रा होगी। अब एक नहीं यात्रा होगी एक तरह की, कि युवाओं को संदेश देना होगा, यथार्थ गीता बांटनी होगी, ये सारे काम करने होंगे। और कब शुरू हो रहा है सर? इलेक्शन के बाद करेंगे, वो भी मेरे ख्याल से सितंबर के मंथ में ही शुरू। और लड़ लिए और जीत जाएंगे तो कैसे करेंगे? तब भी करेंगे। अच्छा, तब भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तब तो और ज़्यादा वो इफेक्टिव होगा कि भाई देश का एक नेता है, पार्लियामेंट्री, क्योंकि अभी तो लोग नेता सिर्फ बोलते ही हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा, भगवान ने चाहा और मैंने करके दिखाया, आपके मुंह में घी शक्कर की बन जाए तो पर मैं चाहता हूं, इस देश के लोग कहते हैं ना कि राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं है। अरे भैया, जब अच्छे लोगों का काम नहीं है तो फिर तो चोर बदमाश ही वहां बैठेंगे, फिर क्यों रो रहे हो? राजनीति अच्छे लोगों का ही काम है। क्योंकि अच्छे लोगों ने छोड़ दिया तो बुरे लोग वहां पहुंच गए। अब बुरे लोग अगर पहुंचे, ऐसा नहीं है कि बुरे लोग जानबूझ के, इस देश की नेता बुरे नहीं है, इस देश की जनता नासमझ है। वो भी बुरी नहीं है, नासमझ है, इमोशनल हो जाती है। मैं तो कहता हूं आप अपने ही जात का नेता चुनो, लेकिन अंबेडकर जैसा चुनो, शास्त्री जैसा चुनो, जेपी, राम मनोहर लोहिया, सरदार पटेल। आपको उस व्यक्ति पे गर्व होना चाहिए सामने लाते हुए। हम ये नहीं कहते कि आप किसी को नेता चुनो, आप अपने ही धर्म का चुनो, आप अपने ही जात का चुनो, लेकिन आपको कम से कम प्राइड तो फील हो कि हमारा नेता है। तो अगर ऐसा हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी रूप में साइकिलिंग करूंगा जरूर। लेकिन तो हम लोग भी व्हाट्सएप पे टच में रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। आप बताइएगा सर, इतिहास को लेकर के देश में लोग अक्सर कहते हैं कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई, वामपंथी इतिहासकारों ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी। जो जैसा था, जो हीरो था, उसकी बात ही नहीं करते। जिन लोगों ने आक्रमण किया उनकी बात बताते हैं। दिल्ली का एग्जाम्पल अगर आप ले लें तो इंडिया गेट के अगल बगल आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार वालों की कोई सड़क नहीं मिलेगी, लेकिन औरंगजेब का पूरा खानदान आपको दिख जाएगा, उनके नाम पे सड़क है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या गलत इतिहास देश को पढ़ाया गया? अगर हाँ तो कितना? अगर ना तो फिर आपका आंसर क्या है? एक्चुअली इतिहास एकमात्र विषय है जो 2 लोगों के लिए लिखा जाता है, एकमात्र। एक आम आदमी के लिए लिखा जाता है, एक एरिस्टोक्रेसी के लिए लिखा जाता है। अब जो आम आदमी के लिए इतिहास, क्योंकि इतिहास समाज को बहुत प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा। आज की डेट में अगर ये कंट्री कम्युनिस्ट हो जाए आज, तो कल फिर हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। कल हिस्ट्री का महानायक कौन हो जाएगा? एम एन रॉय। कल हिस्ट्री का महानायक, पूरे भारत में आपको लेनिन की फोटो और फिदेल कास्ट्रो साहब गायब हो जाएंगे। जो भी पावर में आता है वो अपने दर्शन को प्रमोट करने की कोशिश करता है। छेड़छाड़ तो होती है हिस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, तो वो तो होती है। अब आज मैंने कहा ना कि आज अगर ये कंट्री कम्युनिस्ट हो जाए तो कल की सड़कों पे लेनिन के बड़े बड़े पोस्टर लग जाएंगे, मार्क्स को बताया जाएगा कि मॉडर्न गॉड। तो जो सत्ता में रहा उसने अपने दर्शन का प्रचार किया। लेकिन अब जब अपने दर्शन का प्रचार किया तो मैनिपुलेशन तो होगा ही होगा। जैसे भगत सिंह का इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन है, उसको इतिहास में थोड़ा सा नलीफाई किया गया, कम किया गया। तो ये तो हुआ, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ गलत पढ़ाया गया। इतिहास का काम है आपको विजनरी बनाना।
जैसे बहुत सारे लड़कों से मैं जब इतिहास, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री की सिलेबस खत्म कर देता हूँ तो मैं कहता हूँ ये जो मैंने पढ़ा है सब गलत है। कहते मास्टर साहब फिर क्यों पढ़ाया? मैंने कहा इसके मैसेजेस। अब्राहम लिंकन 1860 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है और 1860 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न स्टेट, सदर्न स्टेट, सिविल वॉर। अब अब्राहम लिंकन के सलाहकारों ने कहा कि बाबूजी अब क्या करोगे, तुम तो इतिहास में विलन के रूप में जाने जाओगे। उसने कहा ऐसा थोड़ी है, मैं सब दबा के रख दूंगा। बोले कैसे? अरे बोले तुम चिंता ना करो। तो उस आदमी ने एक फॉर्मूला लगाया, रेवोल्यूशन, द सक्सेस ऑफ अ रेवोल्यूशन, रिवोल्ट एंड मूवमेंट। रेवोल्यूशन, रिवोल्ट और मूवमेंट की जो सफलता है वो दो चीजों पर निर्भर करती है, स्ट्रॉन्ग इनसाइड सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड सपोर्ट। 1885 की कांग्रेस कौन है? मॉडरेट्स हाथ जोड़ रहे हैं चारों तरफ। क्यों? क्योंकि ना तो इनसाइड सपोर्ट है ना आउटसाइड सपोर्ट है। लेकिन 1942 की कांग्रेस कह रही क्विट इंडिया। तो वो चेंज कहां से आया? क्योंकि 42 में दोनों सपोर्ट मिल गए, स्ट्रॉन्ग इनसाइड भी मिल गया, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड भी मिल गया। तो लिंकन ने क्या किया कि ब्रिटेन और फ्रांस को मैसेज भेजा कि सर आपके सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका प्रोटेक्ट करेगा। बोले अच्छा, करना क्या है? बोले सदर्न स्टेट्स को साहब हेल्प मत करना साहब। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस उस वक्त रूस से लड़ रहे थे। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। उनको जब पता चला कि यार हमारा इंटरेस्ट अमेरिका में प्रोटेक्टेड है तो भाड़ में जाए सदर्न स्टेट। ब्रिटेन और फ्रांस ने सदर्न स्टेट का साथ छोड़ दिया और आउटसाइड सपोर्ट लिंकन को मिल गया। बहुत मारा पटक पटक के उसने। अब ये बात जब आपको समझ में आ गई तो जब आप रशियन रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो आप ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि लेनिन को आउटसाइड सपोर्ट किसने दिया यार? हाँ, जर्मनी ने दिया। फिर फाउंड आउट क्या करोगे, क्यों दिया जर्मनी ने? जर्मनी ने तो रशिया पे हमला किया था। फिर आप पता करोगे इनसाइड सपोर्ट कैसे मिला, तो आपको पता चलेगा कि यार डेवलपिंग कंट्री थी, 90% पॉपुलेशन किसान और मजदूर। तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर। बहुत अच्छा, ये बात है। तो जहां पर आउटसाइड और इनसाइड सपोर्ट नहीं होगा, जैसे 1989 तिनानमेन स्क्वायर चाइना फेल कर गया पब्लिक प्रोटेस्ट, क्योंकि ना तो आउटसाइड सपोर्ट मिला ना इनसाइड सपोर्ट मिला। यह है इतिहास की भूमिका। इतिहास हिंदू मुसलमान थोड़ी पैदा करेगा, इतिहास विजनरी बनाएगा। 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अंग्रेजों ने कहा छोड़ दो, गांधी जो मन में आया करे, जाने दो। नेशन था ही नहीं। 1920 में कहां इंडिया? इंडिया है ही नहीं। और 90% पीपल इलिटरेट है, 90% पीपल पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं। उनको कैसे सड़क पे बुलाओगे आप? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि गांधी कुछ नहीं, लिव गांधी। गांधी को एक बात क्लियर थी कि यार इंटरेस्ट इज अ बाइंडिंग फोर्स। तो गांधी जी ने कांग्रेस कमेटी से कहा कि देखो मैं निर्णय लूंगा और मैं जनता को सड़क पे बुलाऊंगा। बोले कैसे बुलाओगे बाबा? तो एक फार्मूला लगाया उन्होंने, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। तो पंजाब में कौन सा मुद्दा उठाया? अकाली मूवमेंट। यूपी में कौन सा मुद्दा? एक का मूवमेंट। लोकल इश्यूज, नेशनल प्लेटफॉर्म। पूरे भारत में लाखों लोग सड़क पे घूमने लगे। ये विजन ही तो है, ये इतिहास का काम है, विजन देना कि अमेरिका 1787 का अमेरिका भिखमंगा स्लम एरिया, 18th सेंचुरी अमेरिका स्लम एरिया, 19th सेंचुरी अमेरिका नेशन, इकोनॉमिक पावर, 20th सेंचुरी अमेरिका वर्ल्ड पावर, 21st सेंचुरी अमेरिका सुपर पावर। तो जो आदमी अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ेगा, स्लम एरिया टू सुपर पावर, उसको फॉर्मूलाज मिलेंगे नहीं कि कैसे। और हम भी चूंकि आईएएस बनना चाहते हैं और वो अमेरिका आईएएस बन चुका है, तो हम उसकी कुछ फार्मूलाज को सीख के अपने ऊपर लगाएंगे। ये हिस्ट्री का काम है। इतिहास नफरत नहीं सिखाता। पर सर उसमें यह कहा जाता है कि हमारे जो वीर थे या हमारे जो स्ट्रांग लोग थे, उनकी वीर गाथा उतनी प्रमुखता से सामने नहीं लाई गई, और जो लोग एवरेज थे, बिलो एवरेज थे या जो किंग थे, ऑब्वियसली एक तो उन्होंने ही लिखा, शुरुआती उन्होंने करी, फिर उसी को इन्होंने बाकी लोगों ने आगे बढ़ाया। नहीं, जैसे अब राणा प्रताप है, उनके इतिहास में क्या पढ़ाएंगे आप? राणा प्रताप को अगर आप इतिहास में पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे?
पर सर वहीं पे अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करूं, और मैं महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ 10th तक, अब मुझे तात्या टोपे के बारे में भी पता है, और मुझे तानाजी मालुसरे के बारे में भी पता है। जब आप यूपी आ जाइए, आप गोंडा जाइए, गोरखपुर जाइए, बस्ती जाइए, तानाजी मालुसरे के बारे में उनको तभी पता चला होगा जब अजय देवगन ने जब पिक्चर बनाई। लेकिन यहाँ पे जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तानाजी मालुसरे के बारे में उत्तर प्रदेश के लड़के को नहीं पता है, पर औरंगजेब के बारे में सबको पता है। औरंगजेब के बारे में पता हो के बड़ी अच्छी बात है। औरंगजेब को बड़ा नेगेटिवली लोग लेते हैं। हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब, अब तो रहे नहीं, मरहूम हो गए बेचारे, तो उन्होंने अपने पोते का नाम रखा औरंगजेब। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब इसका नाम बदल के कुछ और रख दो, उमर रख दो, उस्मान रख दो, इब्राहिम रख दो, औरंगजेब काहे रखे हो? कहे तुमसे क्या मतलब? उनका मतलब तो नहीं है, वो तो अपना साम्राज्य लुटा दिया था, ये घर लुटा देगा। गलत नाम नहीं फॉलो करना चाहिए। मुसलमानों की जो एक सबसे बड़ी गलती है, उनके इतिहास में एक से एक नायक है। मैं तो जब मिलता हूं मुसलमानों से पूछता हूं, कैलिफ अल मामून को जानते हो? नहीं, ये कौन थे भैया? अल हारून का नाम सुना है? नहीं, मुसलमान थे। अरे चलो 10 फरिश्तों का नाम बताओ। 10 फरिश्ते। हमारे समाज में, हिंदू समाज ने, किसी ने अपने बेटे का नाम कंस रखा? यही बात मुसलमान आज तक समझ नहीं पाया। धर्म के रास्ते पे चलना और एक अच्छा राजा होना, दोनों में बहुत फर्क है। औरंगजेब आदमी है जिसको अपने धर्म से बहुत लगाव है। मैं धार्मिक भी तो उसको नहीं कह सकता, उसको अपने धर्म से बहुत लगाव है, लेकिन वो स्मार्ट माइंड नहीं है। पूरे मुगल साम्राज्य को ध्वस्त कर डाला उसने, और यही गलती आज मुसलमानों को बहुत भारी पड़ रही है। क्योंकि मेरा एक मैकेनिक है, गाड़ी बनाता, रहीम मुखर्जी नगर में, तो जब भी हमें पैसा वैसा कम कराना होता था तो मैं उसके सामने औरंगजेब की तारीफ कर देता था। मैं कहता था, यार रहीम भाई, औरंगजेब साहब जो थे, कुछ कहानी सुना दो उसको। टोपी सिल के पैसे से खाते थे। कहे भैया आप बहुत समझदार आदमी है भैया, कितना बिल हुआ? नहीं भैया हुआ तो 11,000 था, पर आप 8,500 दे दिए। मैंने कहा कभी स्कूल गए? कहा नहीं। तुमको कैसे पता औरंगजेब के बारे में? हजरत उमर के बारे में पता है? नहीं। मामून के बारे में पता? नहीं। तो मेरा मानना यह है कि शायद ऐसा मैं फील करता हूं कि जब देश आजाद हुआ, वोट बैंक की पॉलिटिक्स तभी से शुरू हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय के जो शासक थे वो कुछ ज्यादा ही अपीजमेंट पे उतर आए। क्योंकि औरंगजेब से बड़ा लगाव है मुसलमानों को, बहुत सारे, सबका तो नहीं है लेकिन बहुत सारे का बहुत है। तो शायद वोट लेने के चक्कर में उन्होंने औरंगजेब को ग्लैमराइज करना शुरू कर दिया, और वो चीज उनके लिए भी भारी पड़ी, और आज मुसलमान समाज के लिए भी भारी पड़ी, और सबको परेशान करके रखी है। तो गलत चीज को समर्थन करना, व्यक्तिगत तौर पर वो आदमी चाहे जैसा रहा हो, बट एज अ रूलर ही इज अ कंप्लीट फेलियर। और ये बात उस आदमी ने अपनी लेटर में लिखा है, जो यहाँ नई दिल्ली के म्यूजियम में रखा हुआ है। अपने बेटे को लिखा है उसने लेटर में, शाह आलम को, कि बेटा कभी बदतमीजों के साथ मत रहना और बेवकूफ़ों की मत सुनना। मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया, तुम बेटा बच के रहना। तो ठीक है, अब मोदी जी तो सब चीज़ को सही ही कर रहे हैं, नाम वाम तो सब बदल ही रहे हैं। तो उसको वो कहते हैं बदलना नहीं, रिक्लेम करना। तो रिक्लेम करने को आप सपोर्ट करते हैं? आप इलाहाबाद से ही हैं, प्रयागराज हुआ तो कोई दिक्कत आपको? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। और ऐसा और भी हो जाना चाहिए क्या आपके हिसाब से? उनका कहना है हम वापस ले रहे हैं, हम थोड़ी बदल रहे हैं, वो तो था ही। उससे एक अच्छा फायदा ये होता है कि भाई लोकल इकोनॉमी को थोड़ा सा प्रमोशन मिलता है, प्रयागराज नाम के बोर्ड बनेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस एंगल से तो वो बहुत अच्छा है, सरकार का पैसा खर्चा होगा, भाई कहीं से तो नौकरी देनी पड़ेगी ना। तो जब इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, तो अब 1 लाख नए बोर्ड बनेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई डीपर एस्पेक्ट नहीं देखते आप इसमें? डीपर एस्पेक्ट ये है कि आदमी अपने कल्चर से थोड़ा और गहराई से जुड़ेगा, प्रयागराज का शब्द का मीनिंग खोजने की कोशिश करेगा। लेकिन जो समाज आज हिंदुस्तान का, मुझे तो नहीं लगता वो डीपर एस्पेक्ट काम करेगा। बहुत लोगों से मैंने पूछा, भैया प्रयाग शब्द कहाँ से आया था? योगी जी लाए थे। तो वो जो डीपर एस्पेक्ट है वो एक अवेकेंड जनरेशन के लिए होता है, तो कभी ना कभी फायदा करेगा ही करेगा शायद।
सो अगर आगे भी रिक्लेम करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं करे भाई, जो पावर में जो करना करे। जो पावर में वो तो वही है ना कि जिसके हाथ में सत्ता है वो जो कह रहा है, भगवान सरकार यानी भगवान, सरकार भगवान से बदतमीजी नहीं, भगवान अगर कह रहा कि हिंदुस्तान का नाम बदलेंगे जी, आर्यव्रत रखेंगे जी, बहुत अच्छा नाम है जी, आर्य मतलब जो सन्मार्ग पे चले, बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छा बदल लो साहब। सर थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल। मैम के साथ मिलने की, आपकी धर्मपत्नी के साथ मिलने की बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है, अगर आप शेयर कर सकें तो। कैसा रिश्ता है इस वक्त आपका, कैसे शुरू हुआ सब कुछ? नहीं, ये सवाल तो वही अच्छा जवाब देंगी, लेकिन हाँ, मेरे जीवन के उत्थान में या जहाँ भी मैं हूँ उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक लंबे समय तक हम साथ में रहे, फिर शादी हुई, विवाह हुआ। तो किसी भी व्यक्ति को स्ट्रगल के टाइम पे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है जो उसे जब लगने लगे कि यार अब नहीं हो पाएगा मुझसे, तब वो आदमी आके कंधे पे हाथ रख दे कि तुम ही से होगा। वो रोल अदा किया मेरी वाइफ ने, कि श्रीमती मंजरी ओझा, पहले तो मंजरी मिश्रा नाम था उनका, वहीं कीटगंज इलाहाबाद की रहने वाली हैं, और कभी कोई डिमांड नहीं किया। तभी आपने बोला इलाहाबाद आए तो आपकी ज़िंदगी बहुत बदल गई। हाँ, बहुत बदली, ये बिल्कुल, ये बदलने का एक और स्टेप था। मुझे तो लग रहा था कि मैं पहली बार सांसद भी वहीं से बनूंगा। तो वो जो है, उन्होंने मतलब एक, जैसे लोग कहते हैं कि भाई पत्नियां परेशान करती हैं, हमारी वाली तो कभी नहीं की, और हमेशा मदद किया, और अगर मैंने कुछ गलत भी किया तो उसको उन्होंने जस्टिफाई किया समाज के सामने, भले मुझे पीठ पीछे कहा कि यार ये गलत था, नहीं करना चाहिए था तुम्हें, पर उस वक्त उन्होंने जस्टिफाई किया समाज के सामने कि अरे सही है, एकदम सही है, यही चीज सही है। तो वो जब आपको सपोर्ट घर में मिल जाता है, उससे बड़ी कोई बात। तो पहला रोल मेरे पिता का, कि भाई हमारे मास्टर ने हमसे कहा कि, हमने कहा सर हमको भी रख लो यार क्रिकेट टीम में, तो बोले तुम्हारे बाप को भी बल्ला पकड़े। तो हम आए, हमारा एक दोस्त है, मैंने उनसे कहा कि यार ये ऐसे ही से कह रहा था टीचर मास्टर कि तुम्हारे बाप को भी बल्ला पकड़े। कहे फिर? तो हमारे पिताजी से कहे, तो पिताजी ने हमसे कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। जब जब अधर्म का पढ़े तो मानव का काम है अधर्म को मिटाना, इतना कहे कि वो चले गए। तो मास्टर साहब शाम को मार खाए, पता नहीं किसी लड़के ने मारा और उनको बोरा वोरा डाल के, तो बोरा, हाँ मतलब उनका घर ऐसे गली में था, तो ऐसे आते थे रोड से, और यहाँ गली में टर्न होते थे, तो वहाँ स्लो हो जाते थे, तो वहाँ पे यूरिया का बोरा डाल दिया किसी ने उनको सर पे, कौन था? हॉकी से मारा 15-20। तो बाद में मैं टीम में रहा, जब भी मैच होता था, कई बार तो मुझसे पूछते भी थे कि ओपनिंग में जाओगे, तो मैं कहता था नहीं सर, वन डाउन ही जाऊंगा सर, ओपनिंग में। हाँ तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। तो सर लेकिन एक सेकंड सर, आपको पता था किसने मारा? क्या उनको भी पता था किसने मारा? उनको शक था, लेकिन फिर मैंने बाद में उनको बताया। एक दिन ऐसे ही किसी शो में मैंने चर्चा की, तो मेरे घर आए भागते हुए। अच्छा, कहीं हमको पता था। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैंने कहा गुरुजी माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब क्या करें गुरुजी, पिताजी ने कहा था। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई, तो वो एक जीवन के शुरुआती दौर में वो जो बूम, मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूँ कि ठीक है आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूँ कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है, इतना उत्साह देती है उस लड़के को। आप मत जलील करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, हो बिना पैसे के कर रही है। जब मेरा आईएएस का सारा अटेम्प्ट खत्म होगा तो मेरा नाम रख दिया कमिश्नर साहब। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं? घर वालों को नहीं देना चाहिए। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं मेरी माँ ने कभी कभी गाली दिया, डांटा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, एक डांट भी सकता है, पर दोनों को नहीं करना चाहिए। माँ बाप को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और टीचर्स को हमेशा अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, एलिवेट करना चाहिए। तो पहला चरण में मेरे पिता ने, दूसरे चरण में फिर मेरी वाइफ। बहुत मतलब ऐसी लड़ाइयाँ चलती थी तो बोलते अरे यार तुम्हारे लिए क्या है, निकाल लो सुदर्शन। जब वो कहती थी निकाल लो सुदर्शन तो मुझे लगता था कि बस बस ठीक है हो जाएगा। अभी जब इलेक्शन का टाइम था तो किसी ने मुझसे कहा कि मास्टर इलेक्शन में गोली चलती है, तो उसने तुरंत पलट के कहा ही तो बचपन से चला रहे हैं। मैंने कहा कहने की जरूरत ही नहीं कुछ बची। तो वो जो एक्स फैक्टर है हर
किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन में एक एक्स फैक्टर है, कोई एक आदमी है जो उसे टाइम टाइम पे मोटिवेट करता है। तो वो काम मेरे पिता ने, मेरी वाइफ ने, मेरे एक दो दोस्त हैं, उन लोगों ने बहुत बाखूबी किया। और तो मेरी वाइफ मतलब एक तरह से जैसे मेरे पिताजी मेरे लिए गिफ्ट हैं, वैसे मेरी वाइफ मेरे लिए गिफ्ट है। तो आप लोग जब मिले तो फ्रीक्वेंसी मैचिंग शुरू में ही हो गई या फिर थोड़ा डेवलप होने में समय लगा कि वो? नहीं, एक की ज्यादा थी, एक की थी ही नहीं। अच्छा। वो मेरी वाइफ दिमाग लगाती नहीं, आज पता नहीं ऐसा वो कैसे करती हैं, लेकिन वो लगाती ही नहीं किसी चीज में। जैसे मैं अगर ये कह दूं कि ग्लास काला तो कहेंगी पूरा काला, ये देखो मेरी उंगली भी काली हो गई। अच्छा। तो मुझे लगता है कि यार ऐसा भी नहीं है, पर वो कहती नहीं यार मुझे कभी कभी लगता है ना कि तुम अच्छा सोचते हो। शायद ये एक प्रैग्मेटिक दिमाग की उपज है। तो हमसे कहती है यार मैं तुम्हें देखती हूँ ना, तुम बहुत अच्छा सोचते हो, तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है तुम ही सोचा करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुरुआत में ये था कि एक कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बन गई थी, क्योंकि आपकी बात में कोई आदमी हाँ में हाँ मिलाए और उसे साबित करे तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो वो चीज़ थी। बाकी मतभेद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, ऐसा नहीं है। जो एक फैमिली लाइफ में होता है वो होता है। कभी कभी वो नाराज़ होकर मायके भी चली गई कि अब नहीं आएंगे, अब तुम ढूंढ लो कोई दूसरी। तो मैंने कहा हाँ ढूंढ लेंगे, लेकिन जानती हूँ मैं तुम ढूंढ रखे हो। तो सब चलता रहता है। सर, माता पिता ने भी आपके बहुत संघर्ष किया, बहुत। गांव से निकाला गया, आप लोग 15 दिन तक शायद स्टेशन पे रही मेरे माँ बाप, प्लेटफॉर्म पे रहे। तो वो जो जिद है और जो जज्बा है वो आपको क्या विरासत में मिला है और वो आपको मेरी माँ के अंदर है। मतलब वो लेडी कोई बात ठान लेती है। क्या कहानी थी सर? एक्चुअली गाँव में मैंने कहा ना, मेरे पिताजी कमज़ोर हैं। सीधा तो मैं नहीं कहूँगा, सीधा और कमज़ोर में बड़ा फ़र्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे लेकिन नहीं पटक रहा है, वो सीधा है, उसको मैं सीधा मानता हूँ। जो आदमी कुछ नहीं कर सकता उसको मैं सीधा मानता ही नहीं। मैं शक्ति के साथ संतत्व को मानता हूँ, मैं शक्ति के साथ प्रेम को मानता हूँ। जैसे अगर एक रिक्शा वाला मुझसे कह दे आई लव यू, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन अगर जॉ बिडेन कह दे तो मैं मानूंगा कि भैया कुछ तो बात है, भैया अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है। मैं शक्ति को प्रमुखता देता हूँ सबसे ज़्यादा जीवन में। तो ये लोग बेचारे, कोई था नहीं, बैकिंग कोई थी नहीं, तो उसी चक्कर में ज़मीन का मसला था कि भाई 30-40 बीघा ज़मीन है, मिल जाएगी, सब कुछ जोतेंगे बोएंगे। तो उसी चक्कर में इन लोगों को गाँव वालों ने नहीं भगाया। हमारे जो इनके पिताजी के बड़े भाई हैं उन लोगों ने, हाँ पटीदार लोगों ने निकाला। गांव वालों ने तो बड़ा मदद किया, गांव वालों का बड़ा सहयोग रहा। तो आज भी गांव वाले, जब अभी रिसेंटली कुछ पत्रकार भाई गए थे तो गांव वालों ने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया। तो लोग बेचारे आए, मंदिर में रहे, प्लेटफॉर्म पे रहे। बहुत जब कभी कभी माता जी मेरी स्ट्रगल की कहानियाँ सुनाए और रोने लगे तो मुझे लगा कि अब मार ही डालो सबको धरती पे। वो एक चीज़ एक एग्रेशन का काम करती थी कि भैया कुछ नहीं होता और ऐसा वैसा। फिर मेरी पिताजी ने मेरी माता जी को पढ़ाया, लॉयर बनाया, वकालत की उन्होंने। और वो जो मेरी माँ का जुझारूपन है वो मेरे अंदर आ गया। वो पूरा का पूरा मेरे अंदर वैसे ही है, दौड़ा लो। हम माँ बेटे बहुत बदनाम है। कई लोगों को दौड़ा लिया, मारा कई लोगों को दोनों ने मिलके, और एक साथ गाली देना खींच खींच के कि मारेंगे, फाड़ डालेंगे तुमको जो है। तो एक अकेली औरत एक फ्यूडल इलाके में लॉयर है 1980 में, तो आप समझ सकते हो कितना जज्बा रहा होगा उस महिला के अंदर। कि आज लड़कियां लॉयर बनना उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती, टिपिकल प्रोफेशन मानती हैं। हालांकि अब तो बहुत सारी आ गई, पर 1980 में शी वॉज द फर्स्ट लेडी। और उस वकालत जैसे प्रोफेशन में, मेडिकल तब भी ठीक है, टीचिंग और भी अच्छा है, लेकिन लॉयर प्रोफेशन, और वहाँ आप पिछले 40 साल में अपने आप को इस्टेब्लिश करना, एक लॉयर बनाना, तो बहुत। मैं चाहूँगा कि मेरे ऊपर जब सीरीज़ बने तो पहला पार्ट वही रहे, मेरे माँ बाप वाला जो है वो चीज़ आए जरूर। तो जिन लोगों से जो झगड़ा था, अब वो लोग हैं साथ में, या जो पटीदार लोग हैं, जो बड़े भाई लोग सारे, कहाँ जाएंगे? और आप लोगों का संबंध उनसे ठीक है। मेरा मानना यह है कि जब आप, मेरा एक सीधा सा सूत्र है कि जीवन में, कबीरदास जी कहते हैं ना, दुर्बल को ना सताइए जाके मोटी है। उन लोगों ने अपना दिमाग सही जगह नहीं लगाया, वो सब परेशान है। जबकि सब होनहार थे, अच्छे थे, ऐसा नहीं था। अगर वो सही जगह दिमाग लगाते तो वो भी आज कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पे होते। लेकिन उनकी उस छोटी मानसिकता ने उनको इतना छोटा बना दिया है कि अब वो उसी गांव में सीमित है। तो जब प्रकृति ने उनका इतना नुकसान कर दिया तो मैं क्यों उनके बारे में बुरा सोचूं?
तो मैं भगवान से ही कहता हूँ कि भगवान इनको भी रास्ता दिखाओ। मैं उनसे बोलता भी हूँ कभी कभी कि तुम लोग भी बाहर निकलो यार, बंबई चले आओ, लंदन चले आओ, कुछ तो करो। इसी 10 बीघा जमीन के चक्कर में तुम सब लोगों ने अपने आप को मिटा डाला। और मेरे पिताजी कहते थे कि गांव मत जाना, नहीं तो तुम समझ लेना मुझसे बुरा तुमसे धरती पे कोई होगा नहीं। खरीदो, गांव खरीद लो, देश पे कब्जा कर लो, प्रदेश पे कब्जा कर लो। कहाँ? बोले तुम्हारी तरह बाबर अगर चला गया होता फरगाना अपना गांव देखने तो उसको इतिहास में कोई नहीं जानता। बाहर निकला, पूरे देश पे ही कब्जा कर लिया। आगरा उसका गांव, दिल्ली उसका गांव, फतेहपुर उसका गांव। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। बोले गांव मत जाना, नहीं तो सब मिटा डालेंगे तुमको। पर सर आप ही ने कहा एक, ऑब्वियसली मैं भी बहुत रील्स आपके देखता हूँ और वीडियोस हम सब ने देखे, आपने कहा है बड़ा मकान गांव में बनाओ जिससे जब कोई गुजरे वहां से भले मत रहो। हाँ, नहीं वो तो एक साइकोलॉजी है कि भाई। तो आपने बनाया बहुत बड़ा मकान? नहीं बनाया मैंने। नहीं ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कोई जले, कोई रोए, और जो है तो कैजुअली बोला था वो ऐसे ही? नहीं, मैं मतलब एक एक्चुअली मेरे स्टेटमेंट्स पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करते हैं। मैंने कहा जैसे आप आईएएस बन गए और ऑस्ट्रेलिया में आपकी पोस्टिंग हुई, तो क्या करोगे आप आईएएस बन के? उपलब्धि का मजा अपने लोगों के बीच में है, क्योंकि मजाक तो वही उड़ाते हैं ना कि अरे कुछ नहीं करोगे। अरे भैया, जैसे हमारे कई सारे दोस्त थे, उनके पिताजी थे, माताजी थे, तो मेरी माताजी से कहती थी एक दुकान ले लो बढ़िया सी, तो यहीं से इसको ग्रेजुएशन करा दो गोंडा से और बढ़िया गारमेंट की दुकान चलाएगा ये, ओझा जी एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो मेरी माताजी सुन तो लेती थी लेकिन उनको दुख बहुत होता था। तो हम अपने माताजी से गए, हमने कहा देखो तुम चिंता ना करो यार, तुम काहे टेंशन लेती हो? क्यों फलाने के यहाँ गए तो कह रहे थे दुकान। एक मेरे दोस्त हैं, हमसे कहा अब मैं आईएएस हो जाऊंगा तो तुमको अपना ड्राइवर बना लूंगा। मैंने कहा यार बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम तुम मेरे बारे में इतना तो सोचते हो। वो आजकल अपना ट्रांसफर कराने के लिए मुझसे फ़ोन करते रहते, यार ट्रांसफर करा दो। किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए हमने, हमारी जो संस्कृति है उसने समय को भगवान कहा, महाकाल। काल यानी समय और महा यानी बड़ा। समय से बड़ा कुछ भी नहीं है। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे मेरे पास पैसा नहीं, मेरे बच्चे तो है यार। तो भी मैं 3-4 दिन पहले गोंडा में था, बैठे थे मेरे साथ, हमसे क्या मज़ा आ रहा है? मैंने कहा बहुत आ रहा है। क्या चुनाव लड़ोगे? मैं लड़ेंगे तो वही है। हाँ बोले लड़ो यार, कुछ नहीं होता, तुम तो वैसे भी बदमाशी करने वाले आदमी हो तो तुम तो जीत जाओगे। अरे मैंने कहा दुनिया कहती है ठीक है, तुम काहे कहते रहते हो यार बदमाशी करते हो, बदमाशी करते। नहीं नहीं ठीक है यार, अच्छी बात है, जाओ अच्छे मौज करो, कोई बात नहीं। तो आते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जब मुझे पैसा देने आते थे तो जो पैसा देते थे वो देते थे तंबाकू का अलग से देते थे। अच्छा। हाँ, तंबाकू का अलग से देते थे, शराब का अलग से देते थे, कहते थे पार्टी तो करोगे ही। अरे मैंने कहा नहीं नहीं कैसी बातें करो, अरे कर लेना, पी लिया करो, सब राजा के गुड़ होते। तो कभी कभी मैं सोचूं कि भैया क्या इंटेंशन है इनका, क्या चाहते हैं हमसे करवाने के लिए। अब मैं सोचता हूँ कि वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में कभी बैठी ही नहीं, वो चीज़ें कभी बैठ ही नहीं पाई कि कितना साइकोलॉजिकली वो काम कर रहे थे, कैसे ट्रेन कर रहे थे मुझे, रिस्क ले रहे थे। चीज़ें बिगड़ भी सकती थी भाई, आपने अपने बच्चे को सिगरेट पिला दिया, वो नशेड़ी हो गया, फिर क्या करेंगे आप? तो वो बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, और भगवान का आशीर्वाद था, वो सही बैठ गया, सही लग गया। सर इतने यंग लोगों से आप मिलते हैं, डील करते हैं, वो आपको सुनते हैं। आपने अभी अपनी धर्मपत्नी का जिक्र भी किया कि कैसे वो बहुत बड़ी ताकत है आपकी। आजकल के जो रिश्ते हैं वो बहुत फ्रेजाइल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टिकते नहीं हैं, जल्दी टूट जाते हैं, या बहुत सारे लोग बनाने से भी डरते हैं। रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं? यंग लोगों को क्या जनरली आप कहते हैं, अगर कोई पूछे आपसे, या अभी अगर मैं पूछूं तो? रिलेशनशिप शक्ति के सिद्धांत पे चलती है। कैसे चलती है? जब आप कमजोर हैं तो आप तपस्या करिए, आप मत पकड़िए लोगों को। भगवान, जिसको हम भगवान बोलते हैं, डेफिनेशन सब लोग, अब भगवान कृष्ण से तो हर आदमी रिश्तेदारी जोड़ नहीं सकता, तो क्या कैसे रिश्ता जोड़ा? भक्त का। कहता भैया हम भगवान के भक्त हैं। राम से तो कोई रिश्तेदारी जोड़ नहीं सकता सारे लोग, तो भक्त हो गए। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप चाहते हो कि इस दुनिया में आपके रिश्ते अच्छे रहें, तो सबसे पहला काम आप ये करो कि आप शक्ति के सिद्धांत पे काम करो, क्योंकि रिश्तों की बाइंडिंग फोर्स ही वही है। जहां शक्ति है वहां लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। उस शक्ति के साथ अगर आपके अंदर हम्बलनेस आ गया, ह्यूमैनिटी आ गई, कि भाई आपका ड्राइवर है
और आप उससे प्यार से बात कर लेते हैं, और आपके जो रिश्तेदार, आपको ये पता है कि किसके घर कब जाना है। जैसे मेरे कई सारे रिलेटिव्स हैं जो मैं जानता हूँ कि बेचारे बहुत, अभी मेरे एक दोस्त हैं धर्मेंद्र ओझा जी, वीएचपी में हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही अपने बच्चे का इनविटेशन दे दिया था जी। 18 अप्रैल को। उसके उनके बेटे का वो था जनेऊ, गोरखपुर कसिया के पास, तो उन्होंने मुझे इनविटेशन दे दिया कि सर आपको आना। मैंने कहा आऊँगा भाई साहब। तो मैं 900 किलोमीटर गाड़ी चलाकर उनके घर गया। जब उन्होंने मुझे देखा तो कुछ देर तक मुझे देखते ही रहे, भैया। अरे मैंने कहा भाई साहब आपने 3 दिन मुझे समय दिया लखनऊ में। तो अच्छा, कभी कभी नहीं पॉसिबल हो पाता, इतनी व्यस्तता होती कि नहीं हो पाता, लेकिन पावर और ह्यूमनिज्म का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए और सुदामा शिशुपाल नियम का पालन किया जाए तो बहुत प्यारा नियम है। सुदामा भगवान से मिलने आते हैं, कैसे भगवान बिहेव करते हैं उनके साथ, आंसू से पैर पोंछ दे रहे हैं, और जो शिशुपाल की तरह बदतमीजी करेगा वो तो मार खाएगा ही। तो शक्ति का सिद्धांत है। जैसे आजकल लड़के कहते हैं कि भाई हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही है, अरे भैया भगवान देने का नाम है। जब आप लेने पे उतर आए, एक स्त्री अपना घर छोड़कर आपके पास आ रही रहने के लिए, आपके मोहल्ले में गोली चल गई, आप चारपाई के नीचे घुस गए, उसको दुख नहीं होगा कि यार इसी के लिए हम आए थे भाग के। फिर शादी कर रहे हो तो सिंपल शादी करो, साइकिल पे चले आओ, घोड़ा बैठ के तलवार लगा के जा रहे हो तो लड़की सोच रहे कि तो बहुत बड़ा आदमी है। आज की शादियों में क्या हो गया है, कितना दिखावा पैदा हो गया। तो जब आप इतना दिखावा करोगे, 1 लाख रुपए का फूल फेंकवा दोगे, तो लड़की सोचेगी जो यार 1 लाख रुपए का फूल फेंकवा रहे, यानी इसकी 10 लाख रुपए इनकम है। तो रिश्ते क्या है ना, आज दिखावेपन पे निर्भर हो गए, बस वही टूटने का सबसे बड़ा आधार है। वो दिखावापन अगर खत्म हो जाए और रियलिटी बेस्ड रिश्ते बने, जैसे मैंने अपनी वाइफ से कह दिया था कि देख भैया अगर तू मुझसे शादी करेगी 2 ही संभावना है, या तो तुम राज करोगी या भीख मांगोगी। एक्सट्रीम ही होगा। हाँ, नौकरी तो हमसे ना हो पाएगा, हमसे हो ही नहीं सकती नौकरी। काम जिसके साथ किया 6 महीने बाद झगड़ा हो गया, होना ही नहीं है। तो कहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक तो आप रियलिटी रखिए थोड़ा सा, और अपने आप जैसे आप हैं। जैसे कुछ लोग हैं कहते हैं हम सिगरेट नहीं पीते, हम ये नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते। अरे भैया तब नीचे क्या कर रहे हो, आसमान पे जाके रहो। तो शुरुआत में जब हम किसी से मिलते हैं तो एक ब्राइट साइड शो करते हैं, राइट। फिर वो जब धीरे धीरे हमारा डार्क साइड देखना शुरू करता है तो उसको खींच पैदा होती है। आप अफेयर में तो बड़ा प्यार से रहे, शादी हो गई, पहले दिन खैनी बनाते बाहर निकल आए, तो औरत का तो कलेजा ही फट गया कि अरे तुम कहीं नहीं खाते हो। तो ये सब चीज़ें रिश्तों में माइंड करें, मतलब शक्ति को माइंड करें। आपकी पत्नी है, भाई पार्वती जी ने शंकर जी से कहा मुझे मकान चाहिए, तो कुबेर को पकड़ लाए। तो आप कुबेर का ना पकड़ पाए, कम से कम कार्टियर को तो पकड़ के ला ही सकते हैं ना। सही बात। तो ये सब चीजें अगर आदमी माइंड करे तो रिश्ते चलेंगे। दिखावापन बिल्कुल ना करें। दिखावापन आज के रिश्तों की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि जो हम करना नहीं चाहते वो भी हम दिखाना चाहते हैं। वो छोड़ दें और जितना निभा सकते हैं उतना ही बोलें, उससे ज्यादा ना बोलें, तो फिर रिश्ते लंबे दूर तक चलेंगे। सर आप कहते हैं 18 से 28 साल की जो एज होती है उसमें एनर्जी एकदम चरम पर होती है, और वहीं कॉन्फ्लिक्ट भी माइंड में शुरू हो जाता है कि प्रायोरिटाइज क्या चीज़ करें, करियर को करें, फिर शादी का भी मन करता है, फिर रिलेशनशिप भी, कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं, तो कंफ्यूज माइंड होता है उस टाइम पे। और सदगुरु कहते हैं व्हेन योर इंटेलिजेंस गेट्स हाईजैक्ड बाय योर हार्मोन्स, तो वो बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होता है। तो ऐसे टाइम में 18 से 28 साल की उम्र के बच्चों को आप क्या सजेस्ट करते हैं, या लोगों को, बच्चे तो नहीं रहे अब खैर। बुद्धि अकेले परेशान बहुत करती है, बहुत ज़्यादा। अब सदगुरु साहब का आपने नाम लिया, अब उन्होंने एक इतना प्यारा कोर्स शुरू किया, इनर इंजीनियरिंग। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को करना चाहिए, अपना भी करना चाहिए और अपने बच्चों को कराना चाहिए। इनर इंजीनियरिंग, ध्यान क्या है, मन का दर्पण है। आपका सारा काम आपका मन करता है। आप प्रेम करोगे वहाँ मन रहेगा, आप पढ़ोगे वहाँ मन रहेगा, आप पूजा करोगे वहाँ मन रहेगा, आप लड़ाई करोगे वहाँ मन रहेगा। लेकिन आपको पता ही नहीं कि मन क्या है, तो उस मन को आप इस्तेमाल कैसे करोगे। तो ध्यान है दर्पण। जैसे आप बाहर के दर्पण में अपना चेहरा देखते हो, ऐसे जब आप आंख बंद करते हो तो अपना मन देखते हो। तो अगर आपके मन में आपका गोल चल रहा है तो आप जीतोगे, जो कि हम पहले कह चुके। फिर ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान से बुद्धि में एक चीज पैदा होती है, उसका नाम है विवेक, विजडम।
अब अगर विवेक पैदा हो जाए, मगर इस देश का हर युवा ध्यान की शुरुआत कर दे, किसी के साथ भी करे, मैं ये नहीं कह रहा हूं सदगुरु जी के साथ करे, किसी से भी जुड़ जाए, किसी भी संस्था से जुड़ जाए और इस विवेक को जिंदा कर ले, यानी उसकी विजनरी पावर डेवलप हो जाए, तो वो सारी चुनौतियों को वन बाय वन प्रायोरिटाइज करते हैंडल करता हुआ चला जाएगा। तो मेरी आज इस मंच से ये अपील है सारे युवाओं से कि 5 मिनट ध्यान करोगे, दृष्टि पैदा हो जाएगी, विवेक पैदा हो जाएगा, विवेक पैदा हो जाएगा, समझ पैदा हो जाएगी, समझ पैदा हो जाएगा, सफलता मिलने लगेगी और फिर जीवन अपने आप एक सही ट्रैक पे चलना शुरू हो जाएगा। योगा से होगा? हाँ, योगा से होगा, ध्यान योग दोनों, ध्यान और योग दोनों से होगा। कई लोग योग को सिर्फ बॉडी ट्विस्टिंग एक्सरसाइज समझ लेते हैं, तो वो शुरुआत हो सकती है, प्रिपरेटरी स्टेप्स हो सकते हैं, बट शांत बैठ के ऑब्जर्व करना होगा। आप 40 घंटे आंख खोल के बैठ सकते हो, आप 4 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। और मैं ये तो कहता हूं कि जिस आदमी ने 1 घंटा आंख बंद करके बैठना शुरू कर दिया, उसके लिए IAS कोई बड़ा खेल ही नहीं है। जिसका 10 घंटा बंद होने लगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका 50 घंटा बंद होने लगा वो प्राइम मिनिस्टर, और जो 150 घंटा बंद करके आंख बैठा हुआ है वो भगवान बुद्ध, महावीर, कृष्ण, दादू, नानक, कबीर। इतनी क्षमता होनी चाहिए ना, ये बैठने ही नहीं देगा। जैसे ही आंख बंद करेगा आदमी, वैसे ही वो नाचना गाना शुरू कर देता है। एक थॉट आप छोड़ोगे, दूसरा आ जाएगा कि मम्मी ने कह दिया था कुछ नहीं कर पाओगी जिंदगी में, उस थॉट को एलिमिनेट किया, बुआ जी आ गई, मामी आ गई, भैया आ गई, गर्ल, अरे वो तो मारता एकदम। तो ये जो प्रक्रिया है ध्यान की, बहुत बड़ी प्रक्रिया है भारत की। सर थोड़ा पॉलिटिक्स पे आते हैं। हाँ, आपने एक बार कहा था राहुल गांधी को पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, क्यों लगता है आपको ऐसा? नहीं, अब तो मैं सोचता हूं उन्हें करनी चाहिए। अच्छा। उस वक्त मैंने कहा था उन्हें छोड़ देनी चाहिए, अब करनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज देखी उनके अंदर कि समय के साथ साथ वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। भले ही कल मैं किसी भी पार्टी में चला जाऊं, लेकिन व्यक्ति विशेष के साथ ये होता है, जैसे उन्होंने भारत यात्राएं की, अच्छा किया, ये सब करना चाहिए, तो पहले ही करना चाहिए था। 30-35 की उम्र में अगर वो करते, अब इन यात्राओं से उनको कितना अनुभव मिला होगा। विरासत तय नहीं करेगी किसी की ऊंचाई, उड़ान तय करेगी। मोदी जी की उड़ान ज्यादा है, कोई विरासत नहीं उनके पास, उड़ान ज्यादा है। जिस उड़ान को राहुल जी ने आज शुरू किया, अगर वो पहले शुरू करते तो कुछ ऊंचाई तो आज भी उनके पास होती ना। उड़ान की मिसिंग थी उनके पास, इसलिए मैंने कहा था आज जिस उड़ान को उन्होंने शुरू किया 3 साल पहले, 4 साल पहले, मोदी जी ने आज से 40 साल पहले शुरू कर दिया था। तो 40 साल पहले ली गई उड़ान और 4 साल पहले ली गई उड़ान, कितना फर्क हो गया। तो उनको टाइम लगा, लेकिन अब अच्छा काम है, ये सब करते रहे, संघर्ष करते रहे, सड़क पर आते रहे, ऐसे चलते रहे, तो थोड़ा बहुत उड़ान उनकी गहरी होती चली जाएगी। सर उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट हैं आप, यूपी में पले बढ़े, प्रयागराज से आपका कनेक्शन, नोएडा में अब आप रहते हैं। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, वाकई बदलाव हुए हैं, क्या हुए हैं वो आपके हिसाब से? सबसे बड़ी बात, किसी भी राज्य के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है लॉ एंड ऑर्डर। 25 करोड़ लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं, 30 करोड़, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत से 5 गुना बड़ा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी प्यारी है वहां पे। 30 करोड़ अमेरिका में रहते हैं जो भारत से 5 गुना बड़ा है, और 25 करोड़ यूपी में रहते हैं जो भारत का हिस्सा है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य को संभालना वो योगी जी के बस की बात है। जब वो कहते हैं कि जो बदतमीजी करेगा वो जेल नहीं जाएगा, जहन्नुम जाएगा, एकदम आउट स्पोकन क्लियर कट मैसेज है कि बदतमीजी मत करना। तो मुखिया को, मैं तो उनको कृष्ण की तरह मानता हूं, एक हाथ में बांसुरी है संत के रूप में कि भैया अगर बदतमीजी नहीं करोगे तो सुदामा की तरह गले लगा लेंगे, और अगर बदतमीजी किया, भला आप एक स्टेट को चैलेंज करेंगे, एक आदमी के पास गनर है, उसको राज्य से सुरक्षा मिली हुई है, आप उसको मार दे रहे हो, उसके गनर को, आप स्टेट को चैलेंज करोगे। मतलब अगर एक व्यक्ति स्टेट को चैलेंज करने लगे तो उन्हें दिखाना पड़ा कि भैया तुम स्टेट से बड़े नहीं हो। तो उनको मैं बड़े प्यारे रूप में देखता हूं, वो कृष्ण वाला रूप है कि बांसुरी भी है और तलवार भी है, तुम डिसाइड करो तुमको क्या चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया, इन्वेस्टमेंट सबमिट किया उन्होंने, जल संरक्षण पे काम कर रहे हैं, टूरिज्म, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ेगा, टूरिज्म अपने आप बढ़ेगा।
तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो उनको मैं देख रहा हूं कि वो उस पूरे खेल को, जो E इक्वल टू E का खेल है, इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर, वो उस रास्ते पे चल रहे हैं। और आने वाला समय अगर वो ऐसा करते रहे तो अभी बहुत ऊंचाइयां तय करनी उन्हें, करेंगे वो। सर, पेपर लीक की एक जो समस्या है वो लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे बात करते होंगे, डिस्कस करते होंगे। क्या अप्रोच है आपकी, कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए, क्या सिस्टम बनाया जाए, बच्चों के करियर से जुड़ी चीज़ें, भविष्य से जुड़ी चीज़ें? पेपर लीक एक बहुत ही गंभीर समस्या है। उसमें दो तरह का सदमा स्टूडेंट को लगता है। एक तो धन का लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनके पास, मतलब एक शर्मा लड़का है, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, उस लड़के ने फॉर्म खरीदा 7 लोगों से पैसा लेके। बाप रे। अब जो आदमी 7-8 लोगों से पैसा लेके फॉर्म खरीद रहा, अगर वो परीक्षा रद्द हो रही है तो उसके दिल पे क्या बीती होगी। और फिर एग्जाम देने जाने के लिए कम से कम 14 लोगों से पैसा लिया होगा। तो सरकार को चाहिए, क्योंकि ये तो निरंतर की घटनाएं है ना, आज यहाँ पेपर लीक हो गया, वहां पेपर लीक हो गया, एक ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स करे सरकार, एक ऐसा लॉ बनाए, जैसे आपने पोटा बनाया कानून आतंकवाद से, ये आतंकवाद से कम नहीं है। गरीब वो वाकई में जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास किसी तरह से वो जाके परीक्षा देकर आते हैं, किसी तरह से वो जाके फॉर्म भरते हैं, सरकार अगर इस पे लापरवाही करती है तो मतलब वो सरकार फिर माफी के योग्य नहीं, उसको कठोर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, एकदम करनी चाहिए। जो भी दोषी लोग हैं उनके प्रति बहुत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आगे बढ़ते हैं। एडटेक मार्केट के बारे में आपसे आपका ओपिनियन लेना था। बहुत सारे लोग आए, शुरू अच्छा किया, आप भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने अच्छा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बड़ा बिजनेस मॉडल बनाया, सक्सेसफुल नहीं रहे, कुछ अभी भी हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? क्या देखते हैं आप इसका फ्यूचर, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एजुकेशन? जो ऑनलाइन प्रेम होता है ना, उसमें सिर्फ मन टाइम काटता है ऑनलाइन प्रेम में। ऑफलाइन जो प्रेम है वहां भाव है, प्रेजेंस है। जैसे मैं ऑफलाइन जब क्लास लेता हूं तो इतना मजा, दोनों को मजा आता है। स्टूडेंट भी बैठा हुआ है एकदम टीचर के रॉ में बैठा हुआ है, देख रहा है, टीचर भी देख रहा है लड़कों का कभी बीपी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है। जैसे मैं जब आधा घंटा बीत जाता, हमारी तो 3-3 घंटे की क्लासेस होती, तो जब आधा घंटा बीत जाता मैं देखता हूँ थोड़ा सा लड़के डाउन हो गए, बीच में मैं कोई वर्ड फेंक देता हूँ, सेक्स, तुरंत सब खड़े हो जाते। कहाँ? अरे मैंने कहा कहीं नहीं, देखो मैं जो बता रहा हूँ पहले इसको सुनो। अरे नहीं सर, कुछ सुना ही दो सर। तो अभी जो जनरेशन 90s की है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, वो लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो ऑफलाइन के आदी हैं। लेकिन अब जो जनरेशन है 2015 के बाद, खासकर कोरोना के बाद, उसके बाद ऑनलाइन बहुत सफल रहेगा, क्योंकि वो नर्सरी से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको टेस्ट ही नहीं पता। जिसने गांव का लाल वाला दूध नहीं पिया उसके लिए अमूल ही अमृत है। तो ये कोरोना, पोस्ट कोरोना जो जनरेशन जैसे जैसे बड़ी होगी तब ऑनलाइन हिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उसका कि कौन जाए कोचिंग, कौन मेट्रो पकड़े, कौन घर से बाहर निकले, तब होगी। लेकिन अभी थोड़ा सा उसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सर, फिल्में देखते हैं आप? समय मिल पाता है? वेब सीरीज वगैरह देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ। समय क्या, जैसे अब ट्रैवल कर रहे हैं तो देख लिया, या एक सीरीज आज देख ली, एक एपिसोड 10 दिन बाद देख लिया, तो देखते हैं। और क्राइम थ्रिलर ही पसंद है आपको? हाँ, सबसे ज्यादा तो क्राइम और पॉलिटिक्स। देखते हैं आप? आपको भी अब दिखता है, आप खुद को देखते हैं उसमें फिट दिखते हैं? सॉरी, इससे पहले कि मैं उस पर आऊँ, मेरे को मैं भूल जाऊंगा। आपने कहा योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर सही रखा है। अभी आपके टाइम अगर वो होते तो आप पे 19 की जगह 190 केस। हमारे टाइम पे उनके जैसे ही एक आदमी थे, वो भी भाजपा से थे, कल्याण सिंह जी जी जी, STF बनाया था उन्होंने, और काफी समय हमें नेपाल में रहना पड़ा था उनके डर की वजह से। तो वो दौर मैंने देखा था। लेकिन हाँ, अगर वो होते तो कुछ थोड़ा बच के तो रहना ही पड़ता। तो लाइन कौन सी चीज की वजह से आपने चेंज कर दी? इलाहाबाद पहुंचना मेरे लिए सबसे टर्निंग पॉइंट, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था? सबसे ज्यादा उसने और गहराई दी जीवन को, बहुत गहराई। एक्चुअली दर्शन सब्जेक्ट मिल गया मुझे, तो जब मैं दर्शन की क्लासेस में बैठा तो शौक तो था ही पढ़ने का, तो खोई हुई धारा फिर से जुड़ गई, तो मजा आने लगा। और सीनियर्स अच्छे अच्छे मिले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। किसी भी घर का लड़का हो, कुर्ता पैजामा, बाल शेव कराए और रिबॉक की 70 रुपए की टोपी, तो सब एक आम की तरह रहते थे वहाँ। कोई मतलब ये नहीं था कि ये DGP के लड़के हैं, ये फलाने लड़के हैं, सब पढ़ने वाले लोग, एक से एक सीनियर। कोई मिल गया रास्ते में, पूछा था और बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अब जो लड़का नहीं बताया 2-3 हाथ मार दिए चटाक से। तो तब माहौल बड़ा प्यारा था, बस सीनियरों के अगल बगल रह के ही आदमी PCS तो क्वालिफाई ही कर लेता था। तो वो एटमॉस्फेयर जो मिला वो बड़ा लाइफ चेंजिंग एटमॉस्फेयर हुआ। अब बदल गए, अब क्या देखते हैं आप?
अब तो खैर इस तरह की चीज़, अब तो लगभग पूरे भारत में ही चीज़ें बदल गई, तो वो चीज़ थोड़ा मिसिंग है। जैसे आजकल के लड़के न्यूज़पेपर के बारे में पूछते, सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़े? अरे भैया 4th पिलर है प्रेस डेमोक्रेसी का। शायद ही किसी लड़के को बजट के बारे में पता हो। अब आपने अपने नौकर को 100 रुपया दिया, कहा जाओ सामान ले आओ, फिर हिसाब नहीं लिया, तो पैसा तो मारेगा ही ना। इस देश की 90% जनता बजट जानती नहीं, तो सरकार जो है वो तो पैसा मारेगी ही मारेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। डेमोक्रेसी सफल करने के लिए इस देश के लोगों को ईमानदारी से न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। कम से कम सब नहीं पढ़ सकते तो एक पढ़ के डिस्कस करें। जैसे पहले हमारे पिता उता जी के टाइम पे लोग 7 बजे चाय की टपरी पे पहुंच जाते थे, या ऑफिस में एक आदमी न्यूज़पेपर डिस्कशन करते थे आपस में। वो सब चीज़ें गायब हो गई, अब है ही नहीं। पहले कॉफ़ी हाउस हुआ करते थे, शाम को लोग कॉफ़ी हाउस में बैठते थे, वहाँ डिस्कशन होता था, तो ये सब चीज़ें होती थी। वेब सीरीज पे आते हैं सर, क्राइम थ्रिलर ड्रामा, ये अच्छा लगता है आपको? मिर्ज़ापुर के फैन हैं आप? हाँ, मिर्ज़ापुर के फैन? मिर्ज़ापुर देखी, और फिर अभी वो महारानी जो आई है उसमें गौरी शंकर जी का रोल, तो अरे बाप मुझे मिले जब वो कहते हैं कि काशी का एक पंडित हमारा हाथ देखा था, बोला कि तुम्हारे हाथ में कंस्ट्रक्शन का लाइन नहीं है लेकिन डिस्ट्रक्शन का 4 गो लाइन है, तो हम किसी का बना तो नहीं सकते लेकिन मिटा जरूर नहीं। तो वो जो अदा है ना उनकी, वो बहुत भाती है मुझे। सर आपके टीचिंग का जो स्टाइल है वो लोग इतना पसंद करते हैं, आप उसकी वजह से इतने पॉपुलर हैं। आप किसके टीचिंग स्टाइल के फ़ैन हैं? ओशो है। ओशो। ओके। ओझा सर के साथ एक रैपिड फायर सर, 1 वर्ड या मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो उसमें से एक, ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाना? ऑफलाइन। ऑफलाइन। नेक्स्ट थोड़ा क्रिटिकल है, इसका जवाब आपने पहले नहीं दिया है लेकिन खुले में छोड़ दिया है। किस पार्टी में जाएंगे अगर राजनीति में आते हैं तो? जो पार्टी बुला लेगी उसकी तरफ चले जाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? हाँ बिल्कुल, मैं तो खुला ऑप्शन छोड़ रखा, जो बुला ले उसके चले जाए। अपने बारे में सुनी सबसे बेतुकी अफवाह? नहीं, सारी अफवाह अच्छी लगी मुझे। कोई कह रहा बकैती कर रहा है, कोई कह रहा अपराधी है, तो मुझे सब अच्छा ही लगा। मुझे लगा कि सही कह रहे हो, जिसने मुझे जिस रूप में देखा उसने उस तरह मुझे देखा, उस तरह कहा। मुझे किसी से कोई वो नहीं है कि मतलब हाँ ठीक है, सब अच्छा लगा। आज तक का मिला सबसे स्पेशल कॉम्प्लीमेंट? कि आप संत हैं। एक साहब ने मुझसे कहा आप संत हैं, मैंने कहा आँख की जांच कराओ, मेरे वीडियो देखो, तुम्हें किस एंगल से दिखाई पड़ा कि मैं संत हूँ, तो तुम कहीं ना कहीं या तो तुम मेंटली डिस्टर्ब हो और या तुम्हारी आंखें खराब है। लेकिन पिछले 5 साल में किसी की पिटाई की है? क्योंकि पहले तो की है, हाल ही में या? नहीं, पिछले 5 साल में किसी की नहीं ना। एक ऐसी बात जिसका बहुत मलाल हो आपको? फिर से 11th-12th करना चाहते हैं कि जाएं पढ़ लें, क्लास में बैठ जाएं। टीचर समझाता था कि भैया पढ़ लो, तो वो बड़ा दुख सताता है। मैं जाता नहीं था स्कूल, और मेरी 20-22% अटेंडेंस थी। तो फादर गोवियस आए, उन्होंने क्लास में कहा मिस्टर ओझा यू विल नॉट बी अलाउड टू गिव बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने कहा वाई फादर? बोले यू हैव 21% अटेंडेंस। ओके फादर। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर पता नहीं कैसे गायब हो गया। फिर मैंने एग्जाम दिया। कितना? 21%? हाँ, तो अटेंडेंस रजिस्टर ही गायब हो गया। पता नहीं लड़के चुरा ले गए होंगे, वो 32 लड़के तो होते ही है। तो हालांकि मैंने फादर प्रिंसिपल को बोला था कि फादर नथिंग टू वरी अबाउट, आई हैव ऑलरेडी फिल्ड अ फॉर्म फ्रॉम यूपी बोर्ड आल्सो, यू रास्कल यू विल नेवर अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा नहीं फादर ऐसी बात नहीं, आप टेंशन मत लो, हम पास हो जाएंगे। तो मुझे वो मलाल रहता है कि यार पढ़ना चाहिए। 11th-12th में फिर से जाके बैठ गया। तो आप लोगों को बोलते हैं कि मेरी लाइफ जैसे बीती है या मेरी जो जर्नी रही है वो उस जर्नी को फॉलो करो, या फिर आप अपनी जर्नी को लोगों को फॉलो करने को मना करते हो? मना करता नहीं, मैं कहता हूं कि मेरा तो सीधा काम, मैं तो 2 बात लोगों से कहता हूं, एक ध्यान करो, योग करो, अपने अंदर की चेतना से जुड़ोगे, वो तुम्हें खुद ब खुद अच्छे रास्तों पे लेकर जाएगी। पर वो सर आपको पूछेगा ना, तो अब बोल रहे हो, पर आपने उतना, आपकी जर्नी ऐसी रही है, पहले आप पे केस हुआ, आपने मास्टर की भी पिटाई कर दी, फिर आप मास्टर को मैंने तो कहने का मतलब है वो सारी चीज़ें, क्योंकि क्या है, जैसे कहते हैं ना, या तो आदमी निखर जाता है या बिखर जाता है। तो आप निखर गए, आज आप इतने सारे लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, आपको देखकर लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अफसर बन रहे हैं। तो बट वही बोलेगा ना कि चलो ठीक है, अगर मैं अभी गड़बड़ हूँ, पर आप शुरू से कह रहे हैं कि गड़बड़ मत बनो। नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए आदमी को, भरसक कोशिश करना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने 98% केसेस में देखा कि व्यक्ति बदमाशी करता नहीं है, मजबूरियां उसे कुछ ना कुछ करने पे मजबूर करती हैं। कई बार ऐसा होता है, अपनी तरफ तो सर सबसे ज़्यादा है। तो फिर भी मैं कहता हूँ कि आदमी को कोशिश करना चाहिए कि बचे, ज़्यादा से ज़्यादा बचे। जिस जगह पे वो बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है, अगर वहाँ दिक्कत है छोड़ दे,
इतने शहर इंडिया में, डेवलप्ड शहर है, कहीं चला जाए कुछ भी कर ले, फिर 15 साल बाद आएगा तो ऐसे मेरी तरह वो भी अपनी स्टोरी सुना रहा होगा। तो एक सन्यास जो प्रभु राम ने लिया, ऐसा सन्यास हर मिडिल क्लास लड़के को लेना चाहिए। 10-12 साल के लिए अपना घर, अपना इलाका, अपना सब कुछ छोड़कर तपस्या करनी चाहिए, काम करना चाहिए। और उसकी सही एज क्या है? मतलब अगर 18 के आसपास निकल जाए, 20 मैक्सिमम निकल जाना चाहिए घर से, नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बैंगलोर चले गए, एसी बनाना सीख लिया, इनकम शुरू हो गई, वहीं पढ़ाई कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये सब बातें मैं कर रहा हूँ। आपको कौन, जो आदमी गोंडा, बहराइच, बस्ती, गाजीपुर, बलिया में रहता है, उसको कौन बेंगलोर में पहचानता है? आप वहाँ कमाइए भी, आप वहाँ पढ़िए भी, अपना काम करिए और साधना करिए 14 साल की, और जब आपको दुनिया खोजने लगे तो गाँव वाले भी खोज लेंगे, फिर आप आ जाइए और फिर आप भी लोगों के आदर्श बन जाइए। और अगर कोई समृद्ध परिवार से भी है बच्चा और उसको पता है कि उसके पास कंफर्ट और कन्वीनियंस है, तो क्या उसका एडेड एडवांटेज मिलता है या उसको भी ये तपस्या करनी चाहिए? नहीं, करनी चाहिए। राम जी ने यही तो है, वो भी तो राजा के घर के ही हैं भाई। कितने लोग राजा के इस दुनिया में संघर्ष से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं भाई। आज राहुल गांधी जी हैं, कर रहे हैं ना। जो उड़ान उन्होंने 4 साल पहले ली, वो अगर वही उड़ान 20 साल पहले लेते तो आज कहीं ना कहीं वो मोदी जी के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते। लेकिन मोदी जी की उड़ान 40 साल पहले की है। वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड गैलेक्सी क्रॉस कर चुके हैं। अब उनको पकड़ पाना मुश्किल है। तो चाहे वो अमीर घर का हो, चाहे वो गरीब घर का हो, संघर्ष, स्ट्रगल इज द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन रेस, क्योंकि वही स्ट्रगल उसे कन्वर्ट करती है। सर, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने आपको गलत साबित किया, कोई मिला कभी? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई नहीं मिला। अभी नहीं मिला। एक ऐसा विषय जो आपको बहुत मुश्किल लगता हो? मैथ्स। ओके। तो मतलब मुझसे बैठा ही नहीं जाता सॉल्व करने के लिए। सर, आपकी पसंदीदा कविता आपने कई बार सुनाया भी है। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, अवध ओझा आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मतलब ऐसे ही बड़बड़ाता रहता हूँ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। तो जिस चैलेंज को हम अपना दुश्मन मानते हो, बेसिकली कैटालिटिक फोर्स है। यही तो ये कविता कह रही है। कौन सर आईएएस कैसे बने? मैं कहता हूँ यार ये कविता पढ़ लो, क्योंकि जब आप चढ़ाई करोगे, ये पहला फेस होता है किसी भी क्षेत्र में जब आप एंटर करते हो। आरजे रौनक आज जो है वो 10 साल पहले नहीं था ना। तो आरजे रौनक ने यहां से शुरुआत जब की, तब तो यहां तक वो आदमी पहुंचा। आज पूरी कंट्री आरजे रौनक को जानती है। लेकिन ये वाला फेस ऐसे सबका होता है। जब हम यहां पे पहुंचते तब सब लोग जानना शुरू करते हैं। तो सबको, तो ये मैम तो मोटिवेशन हमारे टाइम में था नहीं, और होता भी तो मैं सुनता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि शराब बहुत देर तक काम नहीं करती। 4 ही घंटा 5 घंटा, ज़्यादा चाहे 7 पैक पी लिया तो भले रात भर कर जाए, लेकिन साहित्य बहुत काम करता है, सत्संग बहुत काम करता है। तो इन सबसे बड़ा लगाव रहा है। सर, चलते चलते कुछ क्वेश्चंस और हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ अक्सर ये कहा जाता है कि शायद इंटरव्यू में क्या उनको फेवर नहीं किया जाता या नंबर उनके कट जाते हैं यूपीएससी में जब वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जाते हैं। ऐसी बातें लोग करते हैं। नहीं, इसमें नहीं मानते आप? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल। अरे कबीर को भेदभाव नहीं होता उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल। जिसके पास भी एक्सप्रेशन है, जिसके पास भी समझ है, जो अपनी बात को तार्किक और अच्छे ढंग से रखता है, वो चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, उसको नंबर मिलता ही मिलता है। ठीक है सर। हमारी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कब पहुंचेंगी? कुछ ही हैं, बहुत कम है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ तब पहुंचेंगी जब फिर से नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जहां पर जिंदा दिमाग के लोग बनाए जाएंगे। जिंदा, एक मूवी आई थी 3 इडियट, जिस दिन उस मूवी के एसेंस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हमें मशीन नहीं बनाना, हमें चतुर्लिंगम जैसा आदमी नहीं बनाना है। एक बोर्ड पे नाम लिख दिया राजू फर्नहाइट, तो शिक्षा प्रणाली की यह स्थिति है कि उस कॉलेज का डीन भी किताब में ढूंढ रहा है। क्या सीन है वो? डीन बैठा हुआ, बगल में चतुर्लिंगम, दोनों अगल बगल बैठे और दोनों किताब खोजना शुरू करते हैं। तो वो कहता है रैंचो, कहता कायदे से पढ़ तो लिए होते, ये मेरे दोस्तों का नाम है। तो वो कहता सर मैं आपको ये तो नहीं बता सकता क्या पढ़ाना है, वो तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हो, मैं आपको ये बताऊंगा कि पढ़ाना कैसे है। तो जिस दिन ये बात हो जाएगी कि विवेक बेस्ड एजुकेशन हो जाएगी, विवेक कि लड़का बाहर निकलेगा और
देखते ही समझ जाएगा कि हाँ, अच्छा मेरे घर ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि मेरे पापा डीएम है, बस उस दिन ये देश महान हो जाएगा, उस दिन इस देश की यूनिवर्सिटियाँ महान हो जाएंगी, उस दिन इस देश में सब भाग भाग के पूरी दुनिया आना शुरू हो जाएगी। आते ही थे, फायहान आया, ह्यूमन सांग आया, इत्सिंग आया, आते, हिस्ट्री तो इन्हीं सब चीज़ों से भरी पड़ी है, आते ही थे, सब आए इस कंट्री में पढ़ने के लिए। लेकिन अब जब तोते पैदा कर रहे हैं, फैक्ट्री, आईआईटी का लड़का सुसाइड कर ले रहा है, भाई जिसने आईआईटी निकाला होगा वो कितना टैलेंटेड आदमी रहा होगा। आईएम का लड़का सुसाइड कर रहा है, आईपीएस सुसाइड कर रहा है, आईएएस सुसाइड कर रहा है, और जो कभी स्कूल नहीं गया वो मिनिस्टर बना बैठा हुआ है स्टेट में, क्योंकि डिप्रेशन उसको है ही नहीं। तो एजुकेशन जिस दिन विवेक पैदा करने लगेगी उस दिन इस देश की यूनिवर्सिटियाँ महान हो जाएंगी। सर, यूपीएससी की तैयारियों से जुड़े कई सारी वेब सीरीज आई, एक फिल्म भी बहुत पॉपुलर हुई 12th फेल, ये सब देखी आपने? आपको लगता है नहीं, मैंने 12th फेल तो नहीं देखी। पर ये फिल्में ऐसी वेब सीरीज इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं स्टूडेंट्स को? थोड़ा बहुत तो करती हैं, मतलब अगर 100 लोगों ने देखा तो एक आदमी उस तरह से। एक बड़ा अच्छा मेम्स चला था 12th फेल के बाद कि देखो श्रद्धा अगर मिल भी जाए तो पहले यूपीएससी का सिलेबस एक बार देख लेना। तो वो मेम्स बड़ा अच्छा लगा मुझे कि हाँ, सही कमेंट है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड मिलना बड़ी बात नहीं है, आप हर चीज़ देख के फिर आगे अंदर कूदें उसमें। जी सर, आप पे बने मीम्स देखते हैं आप? अरे बहुत देखते हैं, मज़ा भी लेते हैं, अच्छा भी लगता है। तो जैसे नेचर में मीठे फल हैं, खट्टे फल हैं, कड़वे फल हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि हर आदमी आपको अप्रिशिएट करेगा? कुछ लोग जो ज़्यादा प्यार करेंगे वो गाली देंगे। अब मेरे साथ जो लोग रहते थे बचपन में, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया मेरे साथ, वो जब मुझे अब इस जगह देखते हैं तो उनका कलेजा तो लगता है कि हमसे कहते कैसे। मैं कहता हूँ बाबा जी मिले थे, भभूत दे गए थे, कहते हमको भी दिलवाओ। अब कहाँ से दिलवाओ? तो सब बेचारे अपना पीछे अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मेरे पुराने किस्से निकालते रहते हैं जी। कि ये गांजा पीते थे। तो अब भाई पीते थे तो पीते थे, अब उसमें क्या कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। सर, 2-3 सवाल और हैं। डेमोक्रेसी बेस्ट तरीका है आपको लगता है देश चलाने का? डेमोक्रेसी तब बेस्ट तरीका है जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन अवेकेंड हो। जैसे हमारी देश की जनता नासमझ है, एक तो सीधी बहुत है, दूसरी नासमझ है। जनता को थोड़ी मंदिर मांगना है सरकार से, लेकिन अब जनता मांगेगी तो सरकार बनवाएगी। जनता को मांगना है रोजगार, जनता को इंडस्ट्री मांगना है, जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर मांगना है, ये सब जनता को मांगना है। तो जिस देश में 80% अवेकेंड जनता होगी वहां डेमोक्रेसी सफल होगी। वरना राजा लगेगा? वरना राजा लगेगा और राजतंत्र की तरह काम होगा, उस तरह चलेगा। वही इस देश में भी हो रहा है। जनता को पता ही नहीं राजा से क्या मांगना है। राजा वोट मांगने जा रहा है, जनता कह रही है अरे भैया 2 गुटखा खिला दो। जो जनता गुटखा खा के किसी को वोट दे रही है, शराब पी के वोट दे, तो जो बेचारा पैसा खर्चा कर रहा है वोट शराब पिलाने में, गुटखा खिलाने में, खाना खिलाने में, मैं तो कहता हूं जब चुनाव हो तो किसी भी जनता को अपने नेता से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आपको चुनना है, स्वयंवर हो रहा है। अगर लड़की स्वयंवर में जाएगी तो श्रेष्ठ को चुनेगी ना। हिंदुस्तान की जनता किसी को भी चुन लेती है, किसी के गले में जाके वरमाला डाल देती है। तो जिस दिन वो वरमाला सही डालने लगेगी उस दिन इस देश की डेमोक्रेसी अच्छी हो जाएगी। क्या देश की डेमोक्रेसी खतरे में है? नहीं, खतरे में तो नहीं है, क्योंकि एक बड़ी अच्छी जनरेशन आ रही है। अभी जो लड़के हैं, जो प्रेजेंट जनरेशन 90s के बाद, खासकर 2000 के बाद जो जनरेशन लड़के आ रहे हैं, वो बड़े सेंसिटिव लड़के हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हाई फाई है, ब्लूटूथ टाइप के लड़के हैं और वाईफाई मोड में रहते हैं हमेशा, फंकी टाइप के हेलो हाई ये सब करते रहते हैं, लेकिन समझदार बहुत हैं। उनमें मैंने देखा सोचने की क्षमता अच्छी है, लॉजिक अच्छा कर लेते हैं। तो ठीक है, चीज़ें सुधरेंगी, बहुत सुधरेंगी। सर, आप इंस्टा पे सिर्फ एक ही व्यक्ति को फॉलो करते हैं, बाकी लोग में क्या प्रॉब्लम है? या क्या नहीं देखते हो, आपको लगता है नहीं फॉलो करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस ठीक है, मैं अपनी टीम को बोलूंगा भाई आरजे रौनक को भी फॉलो करे। दूसरा सर, कुछ आपके बारे में जो सबसे ज्यादा गूगल किए जाने वाले सवाल है, इज अवध ओझा एन IAS? नो नो नो, नॉट एट ऑल। व्हाई इज अवध ओझा फेमस? भाई सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बातें जो आदमी करेगा उसको लोग गौर से सुनेंगे, तो इसलिए ज्यादा फेमस है। हाउ मच अवध ओझा अर्न्स इन अ मंथ? 5 लाख रुपीज पर मंथ। एक आध जीरो कम तो नहीं? सॉरी, 2-3 जीरो कम तो नहीं? नहीं नहीं, ठीक है। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दवा